देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो देखो हम लोग आज जो है डिस्पर्सन पढ़ेंगे, ठीक है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन क्या होता है वो पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। अच्छा, हम जो भी लिखवाएंगे ना वो लिखना होता है, ठीक है। तो जिनको नहीं पता हम बोल दिए, जो भी लिखते हैं वो लिखना है तुम लोग। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है। तो मेजर करने का मतलब तो सभी को पता है, किसी चीज का मेजरमेंट यानी मापना, ठीक है। डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है? डिस्पर्सन का मतलब होता है, इसको अगर हम लोग नॉर्मली डिफाइन करें तो डिग्री ऑफ हेटेरोजेनिटी इन डेटा। ठीक है, हेटेरोजेनिटी का मतलब होता है कि मिसमैच, ठीक है। इसको नॉर्मल अगर बोलो तो मिसमैच, डेटा के अंदर कितना डिग्री मिसमैच, ठीक है, वो होता है डिस्पर्सन, ठीक है। मतलब डिस्पर्सन का अगर नॉर्मल हम लोग डिस्क्राइब करें तो इसका मतलब यही होता है। अब इसको हम तुम लोग को एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मान लो हमारे पास दो डेटा है, ठीक है, दो तरीके का डेटा है। तो हम लोग बोलेंगे एक सीरीज ए टाइप डेटा है, एक सीरीज बी टाइप डेटा है। मैंने डेटा का नाम दिया सीरीज ए सीरीज बी। सीरीज ए में क्या क्या डेटा है? सपोज करो कि 30 है, 32 है, 30, 32, 36, 38, 39, ठीक है। और सीरीज बी में है 4, 19, 36, 53, 63, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये दोनों डेटा से हमें फाइंड आउट करने बोला जाए मीन। मीन मतलब होता है एवरेज, ठीक है, जो तुम लोग बचपन में एवरेज करते हो। जैसे इसका एवरेज कैसे निकालोगे? जितना सारा डेटा है सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय जितना नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर इसका मीन कैसे निकालोगे? ये जितने डेटा है सबको ऐड कर देना है, फिर डिवाइडेड बाय कर लेना है 5, तो मीन मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके मीन निकालेंगे। अच्छा, मीन के बाद हम लोग इसका क्या निकालेंगे? मीडियन। मीडियन भी बताते हैं कैसे निकाला जाएगा मीडियन, और हम लोग मोड भी निकालेंगे, ठीक है। तो देखो मीन कैसे निकालेंगे वो तो मैंने बताया। मीन का मतलब होता है एवरेज। जैसे तुम लोग नॉर्मल किसी भी चीज का एवरेज निकालते हो, तुम लोग 2 3 4 से पढ़े होगे मीन एवरेज कैसे निकाला जाता है। जैसे लास्ट 5 डेज का रेनफॉल या फिर टेम्परेचर, कुछ भी चीज का अगर तुम लोग कैलकुलेट करना चाहते हो एवरेज, तो कैसे निकालते हो वैसे ही हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे करना है? यहाँ पर ये सब का एडिशन, 30 प्लस 32 प्लस 36 प्लस 38 प्लस 39, तो ये हो गया 175। इसका टोटल करो, 4 प्लस 19 प्लस 36 प्लस 53 प्लस 63, ये भी हो गया 175, ठीक है। अब मीन कैसे निकालेंगे? 175 बाई 5, ठीक है। और इसका भी मीन कैसे निकालेंगे? इसका भी अगर हम लोग मीन निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 175 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अच्छा, तो देखो 175 डिवाइडेड बाई 5 करने पे कितना आएगा? यहाँ पर भी अगर मीन निकालेंगे 175 बाई 5 35, इसमें भी फिर 35 ही आएगा। सेम डेटा है, सेम कैलकुलेशन। अब मीडियन यानी मिडिल वैल्यू कैसे निकालते हैं? मिडिल वैल्यू का रूल्स होता है कि हम लोग डेटा को शॉर्टर टू ग्रेटर में पहले अरेंज करेंगे, शॉर्टर टू ग्रेटर, ठीक है। अब मैंने जैसे क्वेश्चन दिया है ना, उसमें देखो शॉर्टर टू ग्रेटर फॉर्म में ही अरेंज है, इधर भी वही होगा, शॉर्टर टू ग्रेटर, ठीक है। तो ये देखो शॉर्टर टू ग्रेटर फॉर्म में हम लोगों ने इसको अरेंज कर लिया। अब हमें देखना पड़ेगा कि बीच में कौन सा वैल्यू है। मिडिल, मीडियन मतलब मिडिल, स्टैटिस्टिक्स में मीडियन मतलब मिडिल, मिडिल में कौन सा वैल्यू है। तो अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो मिडिल में है हम लोग का, यहाँ पर देखो 36 और यहाँ भी देखो 36, क्योंकि इसके
फ्रंट में 2 है, बैक साइड में 2 है, फ्रंट में 2 है, बैक साइड में 2 है, ठीक है। तो इसका मीडियन का आंसर कितना आ गया 36, और इसका भी मीडियन का आंसर कितना आ जाएगा 36 आ रहा है, ठीक है, दोनों का सेम आंसर आ रहा है। अब रहा मोड का बात। मोड का मतलब क्या होता है? मोड का मतलब होता है कि जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है किसी सीरीज में, ठीक है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है किसी सीरीज में उसको मोड बोलते हैं। तो यहाँ देखो कोई नंबर अपने आप को रिपीट नहीं किया, 30 इंडिविजुअली एक बार है, 32 भी एक बार है, 36 भी एक बार है, 38 एक बार है, 39 एक बार है, तो इसमें कोई रिपीटेड नंबर नहीं है। इसमें भी कोई भी नंबर अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब मोड का आंसर हम लोग का इसमें क्या हो गया 0। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ होता है, मोड का आंसर ऐसा हो सकता है, मोड का आंसर हम लोग का 0 आ गया। बाकी किसी चीज का नहीं हो सकता है मीन मीडियन। मोड का आंसर हो सकता है कि 0 हो, ठीक है। अगर रिपीट होगा तो नहीं होगा 0, अगर रिपीट होगा तो रिपीट होगा तो 0 नहीं होगा, अगर रिपीट नहीं होगा तो 0 होगा, तो नन लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों को यहाँ पर देखो, ये तो सीरीज जो है ये देखने से अगर हम लोग सिर्फ सीरीज ए का आंसर्स देखे रेस्पेक्ट ऑफ मीन मीडियन मोड, एंड सीरीज बी का अगर आंसर देखे रेस्पेक्ट ऑफ मीन मीडियन मोड, तो दोनों केस में हमें लगेगा कि दोनों सीरीज एक ही होगा, तभी तो 35 36 नन, 35 36 नन इन केस ऑफ मीन मीडियन मोड। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं अगर हम लोग सीरीज को ना देखे, ठीक है, एक बार सीरीज को इग्नोर कर दे कि सीरीज नहीं देख रहे हम लोग, ठीक है, लेकिन सीरीज का मीन मीडियन मोड का आंसर देख रहे हैं, तो देखने से लगेगा कि दोनों सीरीज एक ही जैसा था, तभी तो आंसर सेम आया। लेकिन एक्चुअली क्या एक ही जैसा था? नहीं, एक्चुअली एक ही जैसा नहीं था, ठीक है। ये था 30 32 36 38 39 वाला सीरीज, ये था 4 19 36 53 63। दोनों सीरीज में डेटा अलग अलग था, फिर भी हमारा आंसर जो है वो सेम आया है, ठीक है। दोनों सीरीज में डेटा एक जैसा था, फिर भी हमारा आंसर सेम आया है। गुड मॉर्निंग तुषार। गुड मॉर्निंग मैम। तो इससे हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि मतलब जो ये जो मीन मीडियन मोड है ना, इसका मेजरमेंट को बोला जाता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो एक्चुअली मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यहाँ फेलियर है। देखो क्यों फेलियर है, सिंपल सा बात ये है कि तीनों का आंसर सेम आया, ठीक है, सीरीज ए और सीरीज बी, जबकि दोनों सीरीज अपने आप में अलग अलग था, ठीक है। तो अगर अलग अलग क्यों था, फिर मीन मीडियन मोड में तो अलग नहीं था, फिर सीरीज अपने आप में अलग क्यों था? अलग इसीलिए है क्योंकि देखो इसमें डेटा जो है ना लेस स्कैटर्ड है। अब स्कैटर्ड का मतलब बताते हैं, लिख लो पहले। डेटा लेस स्कैटर्ड है जबकि इसमें मोर स्कैटर्ड है, ठीक है। लेस स्कैटर्ड, स्कैटर्ड का मतलब फैला हुआ, ठीक है, मतलब हम क्या बोले, फैला हुआ ही बोलेंगे ना इसे। स्कैटरनेस मतलब कितना ज्यादा मतलब इधर उधर है, ठीक है। तो ये देखो ये लेस स्कैटर है, क्यों? 30, उसके बाद 32, उसके बाद 36 38 39, तो ये डेटा ये जो सीरीज है 30 से 39 तक चल रहा है, तो इसमें गैप कितने का है? 30 से 39। जबकि ये देखो 4 से 63 कितना फैला हुआ है, 4 से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि उसके बाद देखो ना 19 36 ऐसे करके 63 तक गया है, मेरा तो पूरा अरेंज किया हुआ है। तो ये 4 से 63, तो इसका फैलाव ज्यादा है, जिसको बोलते हैं मोर स्कैटर। और इसका इसका जो फैलाव है ये कंपैरेटिवली कम है, फैला हुआ तो ये भी है 30 से 39, ये भी एक स्कैटर्ड डेटा ही है, लेकिन कंपेयर टू सीरीज बी ये जो है ये लेस स्कैटर्ड है, ठीक है। तो हम लोगों को फाइंड आउट करना क्या है, देखो हम लोग को फाइंड आउट करना है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में डेटा का स्कैटरनेस ही फाइंड आउट करना है। डिस्पर्सन का मतलब डेटा का गैप या स्कैटरनेस, और ये तो मैंने नॉर्मल इंग्लिश में लिखवाया है कि डिग्री ऑफ हेटेरोजेनिटी इन डेटा, यानी डेटा कितना फैला हुआ है, यानी कि हेटेरोजेनिटी मतलब कितना उसमें चेंजेस है, ठीक है। तो ये देखो चेंजेस 30 से 39 तक है, इसमें 4 से 63, ये मोर स्कैटर्ड, ये लेस स्कैटर्ड। और ऑपोजिटली बोल सकते हैं ये है मोर क्लस्टर, ठीक है, क्लस्टर्ड, और ये है लेस क्लस्टर्ड, ठीक है, क्लस्टर्ड लेस क्लस्टर्ड। क्लस्टर होने का मतलब है कि
मतलब एक साथ रहना, तो इनमें देखो आपस में मेल जोल ज्यादा है, क्योंकि 30 के बाद जस्ट 32, 36, 38, 39, इसमें देखो 4 के बाद 19, आफ्टर दैट 36, फिर 53, फिर 63, तो इनमें क्लस्टर जो है, क्लस्टरनेस कम है, ये ज्यादा क्लस्टर्ड है, ये कम क्लस्टर्ड है, ठीक है। तो यही चीज बता रहा है हमें, ठीक है, कि एक्चुअली क्लस्टर जो है वो डेटा आपस में भी देख सकते हैं हम लोग, स्कैटरनेस, और स्कैटरनेस और क्लस्टर को एक्चुअली मेजर किया जाता है डेटा के, मतलब जो मीन मीडियन या मोड से चेक करना चाहिए, वो हम लोग आगे जाके सीखेंगे। अभी नॉर्मल जस्ट इस लाइन का मतलब समझाना चाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर डेटा का क्या मेजर करेंगे। मीन मीडियन मोड से तो देखो एक ही चीज दिख रहा है, कैसे पता चलेगा कि दोनों सीरीज अलग है। तो जहां पर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी फेलियर हो जाता है, फेलियर इन द सेंस देखो ये दोनों में सेम सेम आंसर आया ना, तो लग रहा है सीरीज एक जैसा है, बल्कि सीरीज तो एक जैसा है नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हम लोग का क्या हो जाएगा, अब हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, डेटा का स्कैटरनेस। इसका मतलब डेटा का स्कैटरनेस यानी डिस्पर्सन फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि स्कैटरनेस हमें मेजर करना है। स्कैटरनेस का मतलब ही होता है स्टैटिस्टिक्स में डिस्पर्सन, ठीक है, कितना ज्यादा डेटा डिस्पर्स्ड है। और इस डिस्पर्सन को मेजर करने के लिए हमें सीखना पड़ेगा मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, जो कि चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं और यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमें ये डेटा का जो गैप दिख रहा है ना, ये गैप हमें फाइंड आउट करना है, ये गैप, ठीक है। अब ये गैप को हमें किसके बेसिस पे मेजर करना है, क्या डेटा टू डेटा मेजर करना है या फिर किसी और चीज के साथ गैप को मेजर करना है। तो एक्चुअली देखो डेटा का फैलाव जो है, जैसे कि ये 30 से 39 है, तो ये पता चल रहा है कम स्कैटर है, ये 4 से 63 ये ज्यादा स्कैटर है। ये तो हो गया इन जनरल समझने का तरीका। अब जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से समझेंगे, तो उसमें डिस्पर्सन का जो डेफिनेशन है वो क्या बोला गया, हम वो लिखवाते हैं, फिर तुम लोग को समझाते हैं कि किस तरीके से एक्चुअली मेजर करना है, ठीक है। ये तो मैंने रीजन बताया इस चैप्टर को पढ़ने का कि क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब एक जैसा दिख रहा है, बट ये तो एक जैसा है नहीं, तो हमें फिर मेजर क्या करना है, डेटा का स्कैटरनेस मेजर करना है, ठीक है। अब यहां पर देखो, लिखो कि डिस्पर्सन, डिस्पर्सन फॉर ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन may be defined as the amount of deviation, डेविएशन को ब्रैकेट में चाहो तो गैप लिख लो, डेविएशन जो लैंग्वेज है इसका नॉर्मल इंग्लिश होता है गैप, ऑफ द ऑब्जर्वेशन कॉमा यूजुअली फ्रॉम एन appropriate measures of central tendency, ठीक है। तो ये बेसिकली डिस्पर्सन, स्टैटिस्टिक्स में डिस्पर्सन को जैसे डिफाइन किया गया है, मैंने जस्ट वही चीज यहाँ लिखा है, हम समझा देते हैं। डिस्पर्सन फॉर ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब ये देखो, डिस्पर्सन फॉर ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब डिस्पर्सन मतलब तो बताया मैंने, गैप फाइंड आउट करना। तो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब दिस इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड दिस इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये सीरीज है एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब कौन कौन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व जिस चीज को कर रहे हैं, 30, 32, 36, 38, 39, एंड यहाँ पर 4, 19, 36, 53, 63, ठीक है। ये है ऑब्जर्वेशंस, और ये एक सेट है। सेट मतलब जो एक जगह पे कलेक्टेड है, तो इसको सेट बोलते हैं। गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ डेविएशन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डेविएशन गैप, ठीक है। डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशंस के अंदर कितना गैप है या कितना स्कैटरनेस है, उसको मेजर करने को ही डिस्पर्सन बोला गया है स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। अब इसको कैसे मेजर करोगे, तो यूजुअली फ्रॉम एन एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होगा उससे मेजर करना है। और सेंट्रल टेंडेंसी में मेन क्या मेजर्स होता है, मीन मीडियन मोड होता है, जो मैंने अभी सिखाया कैसे करके कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, मीन मीडियन मोड। तो हमें
या तो जो भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसमें उसका मीन कैलकुलेट करके सारे डेटा का उस मीन से गैप कैलकुलेट करना है, ठीक है, या फिर मीडियन से या फिर मोड से, ठीक है। लेकिन बेस्ड हमेशा मीन को माना गया है। बेस्ड किसको माना गया है? मीन को। तो हमें जिससे मेजर करने बोलेगा गैप को हम लोग उसी से करेंगे। क्या हमें क्वेश्चन में बता देगा कि हमें मीन से मेजर करना है कि मीडियन से कि मोड से? देखो यहाँ पर हम लोग अलग अलग टेक्निक सीखेंगे डिस्पर्सन का, जहां पर कुछ टेक्निक ऐसा होगा जहां हमें फिक्स बता दिया जाता है कि किससे मेजर करना है, कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी यूज करना है, ठीक है। कहीं कहीं पे हमारा 2-3 तरीके का सेंट्रल टेंडेंसी यूज करके भी आंसर होता है, वो जैसे जैसे आगे पढ़ोगे वो समझ में आएगा, ठीक है। तो एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि बेसिकली तो मीन होता है, सबसे बेस्ट इसे माना गया है, ठीक है। तो मीन निकालने के बाद हम लोग गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का अगर गैप निकालते हैं तो जो आंसर आता है उसी को उसका डिस्पर्सन बोलते हैं। चलो हम और एक एग्जांपल से तुम लोग को ये बताते, जैसे मैंने एक सीरीज ले लिया x, एक सीरीज ले लिया y, जिसमें मैंने लिखा 6, 8, 10, 12 और 14, ठीक है। यहां पर ले लिया मैंने 8, 8, 10, 12, 12, ठीक है। अब मुझे बोला जाता है कि इसका डिस्पर्सन निकालो, एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और वो मुझे बोला गया मीन, ठीक है। मीन मतलब हमेशा एरिथमेटिक मीन होता है, ठीक है। मीन या एरिथमेटिक मीन एक ही बात है। तो हम लोग को क्या करना है, ये सारे ऑब्जर्वेशन का उसके एरिथमेटिक मीन से डिस्पर्सन निकालना है, ठीक है। चलो फिर हम लोग डिस्पर्सन निकालने के लिए पहले एरिथमेटिक मीन निकालते हैं। एरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे? ये सारे एक्स का टोटल, तो हम लोग इसको ऐसे समेशन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। समेशन मतलब एडिशन का साइन, ठीक है। समेशन का मतलब एडिशन का साइन होता है, डिवाइडेड बाय इन, मतलब सिंपल ये सबको ऐड करो, 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14, ठीक है। एवरेज जैसे निकालते हैं, 50 और 5 डेटा है 5, तो इसका जो एरिथमेटिक मीन है वो 10 निकल के आया, ठीक है। अब एरिथमेटिक मीन ऑफ y, ठीक है, मीन को एरिथमेटिक मीन बोला जाता है। अब ये देखो ये हो जाएगा समेशन ऑफ y बाई n, ठीक है। यहाँ भी 5 डेटा है, 1 2 3 4 5, टोटल कितना होगा? 8 प्लस 8 16, 16 प्लस यहाँ पर हो गया 34, तो ये आंसर आ रहा है 50। तो ये भी 10 आया, ठीक है। दोनों का एरिथमेटिक मीन सेम निकल के आया। अब हमें बोला जा रहा है कि डिस्पर्सन निकालो, तो कैसे डिस्पर्सन निकालेंगे? तो ये देखो x का डिस्पर्सन कैसे निकालेंगे, डिस्पर्सन ऑफ x, तो हम ऐसे लिखते हैं x के लिए 6, 8, 10, 12 और 14, और नीचे उसका डिस्पर्सन निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? हमें कैसे निकालने बोला है? बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ डेविएशन कैसे कैलकुलेट करना है, फ्रॉम एन एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो 6 माइनस 10, 8 माइनस 10, फ्रॉम बोला है, फ्रॉम मतलब एरिथमेटिक मीन बाद में आएगा, तो ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस निकालना है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से, जिसको हम लोगों ने एरिथमेटिक मीन से कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो 6 माइनस 10, तो यहाँ पर हो जाएगा -4, 8 माइनस 10, तो यहाँ पर हो गया -2, 10 माइनस 10 0, 12 माइनस 10 2 हो गया, 14 माइनस 10 4 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया इस डेटा का डिस्पर्सन, ठीक है, कितना ये डिस्पर्स्ड है। और y का लिखते हैं 8, 8, 10, 12 और 12, ठीक है। इसका जब डिस्पर्सन निकालेंगे, अगेन हमें निकालना है 8 माइनस 10, 2 हो गया, 8 माइनस 10 -2 हो गया, फिर 10 माइनस 10 0 हो गया, 12 माइनस 10 2 हो गया, 12 माइनस 10 2 हो गया। अब देखो ये +2 +4, यहाँ पर देखो +2 +2, ठीक है, ऐसे आया। तो ये जो डिस्पर्सन हम लोगों ने देखा कि डिस्पर्सन हम लोग का कैसे निकलेगा, वो मैंने जो डेफिनेशन लिखाया था उसको मैंने समझाया। तो देखो ये क्या निकला, डिस्पर्सन, ठीक है। डिस्पर्सन ऑफ ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये रहा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मैंने 2 सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन लिया, ठीक है। मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ डेविएशन, डेविएशन यानी गैप। गैप कैसे निकालते हैं? जैसे 7 से 5 का गैप कितना है, तो तुम लोग कैसे निकालोगे? 7 माइनस 5 2, ठीक है। अगर कोई पूछे 10 से 12 का गैप कितना है, तो 12 माइनस 10 2 करोगे, तो वही मैंने गैप निकाला। अब गैप कैसे निकालना है? बोल रहे यूजुअली फ्रॉम एन एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि अरिथमेटिक मीन को माना गया, यानी एवरेज। तो एवरेज निकाल लिया, डेटा माइनस एएम,
करके हम लोगों ने यहाँ पर स्कैटरनेस निकाला। तो इन जनरल देखो तो बात ये बोला जा रहा है, ठीक है। बाकी हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज है, ठीक है, कुछ टेक्निक है जिसका यूज करके हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ बोलो। मैम इसमें एक्स और वाई में दोनों में किसका क्लस्टर ज्यादा है? बोलो किसका क्लस्टर ज्यादा है, तुम बोलो किसका क्लस्टर ज्यादा है और किसका डिफरेंस डिस्पर्सन ज्यादा है, बोलो। मैम डिस्पर्सन एक्स का ज्यादा है लेकिन क्लस्टर नहीं पता। डिस्पर्सन एक्स का ज्यादा है, कैसे, मतलब किस रेस्पेक्ट में, बोलो। मैम बस लगा। ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा बाकी लोग बोलो किसका डिस्पर्सन ज्यादा है। नॉर्मल अभी जो सिखा है उससे भी बोल सकते हो, यहाँ 30 to 39, 4 से 63, उस रेस्पेक्ट में भी तुम लोग बोल सकते हो कि किसका डिस्पर्सन ज्यादा है। वाई, वाई का डिस्पर्सन ज्यादा है। अच्छा क्यों बोलो। डिस्पर्सन मतलब गैप, तो 10 से ज्यादा गैप मैम किसका एक्स है। का डिस्पर्शन ज्यादा है। करेक्ट, एक्स का डिस्पर्सन ज्यादा है। देखो इसमें गैप कितने का क्रिएट हो रहा है, चाहे पॉजिटिवली हो चाहे नेगेटिवली, और इसमें कितना कितना गैप क्रिएट हो रहा है। कौन सा वैल्यू ज्यादा होता है, 4 या 2, बोलो तो। 6 से 10 का गैप ज्यादा है, मतलब गैप देखो 8 या 10 के बीच का गैप ज्यादा होगा कि 6 से 10 के बीच का। तो डिस्पर्सन इसका ज्यादा है ना, ये 6 में शुरू हो रहा है 14 में खत्म हो रहा है, ये 8 में शुरू हो रहा है 12 में खत्म हो रहा है, देख लो डिफरेंस। और जिसका स्कैटरनेस ज्यादा होगा, ठीक है, वो क्लस्टर जो है, पहले स्कैटरनेस आइडेंटिफाई करो तो क्लस्टर भी समझ जाओगे। जिसका स्कैटरनेस ज्यादा है वो कम क्लस्टर्ड होगा, जो ज्यादा फैला हुआ है वो कम क्लस्टर्ड होगा। ऑब्वियसली कोई चीज अगर ज्यादा, मान लो ये एक ऐसा ड्रॉ है, ये ज्यादा फैला हुआ है, तो ये कैसे क्लस्टर हो सकता है। और कोई ड्रॉ अगर ऐसा है तो ये क्या है, ये भी क्लस्टर है, इसमें भी क्लस्टरनेस है, लेकिन इसमें सॉरी, ये भी स्कैटर्ड है, अलग 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 पॉइंट दिख रहा है, लेकिन ये क्लस्टर ज्यादा है, ठीक है, और ये लेस क्लस्टर है। क्लस्टर का मतलब क्या है, जिसमें बीच मतलब एक साथ जुड़ा हुआ ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो डेटा है, फिर ये तो तुम लोग यहाँ पर वैल्यू देख के भी बोल सकते हो, नॉर्मली भी बोल सकते हो, ऐसे अंदाजे से कैसे बोल रहे हो नहीं पता। अच्छा अब समझ में आया कौन सा ज्यादा स्कैटरनेस है। जी मैम। ये लेस स्कैटर, यहाँ वैल्यू देख के भी बोल सकते हो, यहां से भी बोल सकते 8 से 12, ये 6 से 14, ये हो जाएगा फिर लेस क्लस्टर, और ये मोर क्लस्टर, बस ठीक है। वैसे हमें इस तरीके से फाइंड आउट करना नहीं है, ये तो हम तुम लोगों को एक जस्ट नॉलेज दे रहे थे कि इस चीज का मतलब क्या है। अभी तक मैंने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, मैंने जस्ट समझाने का कोशिश किया कि डिस्पर्सन क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, लेकिन डायरेक्टली ऐसे नहीं निकलेगा, हमें फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, जो कि अपने हिसाब से बना हुआ है काफी सारे एक्सपेरिमेंट के बाद, ठीक है। मैंने ये तुम लोग को जस्ट एक ओवरव्यू दिया कि हम लोग को जो डिस्पर्सन निकालने का मतलब हमें समझना क्या है यहाँ पर, कि डेटा कितना फैला हुआ है या कितना स्कैटर्ड है या कितना कम क्लस्टर्ड है, ठीक है। और वो कैसे मेजर करना है, किसी एक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से ही मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग मेन चैप्टर में आते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में देखो हम लोग दो तरीके से मेजरमेंट करेंगे, एक होगा एब्सोल्यूट मेजर, एक हो जाएगा रिलेटिव मेजर। रिलेटिव मेजर, ठीक है। अच्छा एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर में फर्क क्या है। एब्सोल्यूट मेजर में हम लोग का आंसर जो है वैल्यू में आएगा, ठीक है। तुम लोग बोल सकते हो रिलेटिव मेजर में आंसर कैसा आएगा, रिलेटिव लैंग्वेज तो तुम लोग सुने होंगे, मैथ्स कभी
9 10 तक तो मैथ्स किए हो सभी कोई, ठीक है, किसी का 11 12 में हो या ना हो। रिलेटिव मेजर मतलब कैसे मेजरमेंट को रिलेटिव बोल सकते हैं, बोल। मैम रिलेटिव मतलब बोल सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू या नंबर से नहीं होगा, कोई एक वेरिएबल से होगा। रिलेटिव मेजर मतलब परसेंटेज में जब किसी चीज को डिफाइन किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव मेजर। अच्छा, यहां पर देखो हमें क्या क्या सीखना पड़ेगा। रेंज, ठीक है, फिर सीखना पड़ेगा क्वार्टाइल डेविएशन, फिर सीखेंगे मीन डेविएशन। मीन डेविएशन इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, एम डी भी लिखा जाता है, क्वार्टाइल डेविएशन को क्यू डी भी दे सकता है एग्जाम में, पूरा पूरा लिखे ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन इसको हम लोग बोलते हैं एस डी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एम डी है मतलब मीन डेविएशन, इसको हमें दो तरीके से सीखना पड़ेगा। एक हो जाएगा मीन डेविएशन, ये एम डी का मतलब वही लिखा है मैंने, अबाउट मीन, और ये हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ये दो तरीके से सीखना पड़ेगा। अच्छा, अब ये सेम चारों मेजरमेंट का हमें परसेंटेज मेजरमेंट सीखना पड़ेगा, जिसमें नाम कैसे दिया जाता है, रेंज को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। क्वार्टाइल डेविएशन को क्या बोला जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी। क्या उसमें भी ये दोनों तरीके से निकलेगा? हाँ निकलेगा, वो और हम नहीं लिख रहे, ठीक है, दोनों तरीके से निकलेगा। मीन डेविएशन दोनों तरीके से होता है, मीन से भी होता है, मीडियन, बाकी सब मीन से होता है, ठीक है। वो किससे होगा, जैसे जैसे आगे आगे चैप्टर आएगा हम बताते जाएंगे, अभी इसका ऐसे लिखो। अच्छा, अब कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन हो गया, अब लिखो कोफिशिएंट ऑफ, अच्छा ये मैंने क्यूडी लिखा था, मुझे लगा मैंने एमडी लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ एमडी। इसका दो तरीके से निकलेगा, लिख देते हैं, चलो, मीन भी निकलेगा ये, और इसका मीडियन भी निकलेगा। मैंने और अबाउट ये वाला नहीं लिखा, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन यहाँ अबाउट लिख देते हैं तो एक ही लैंग्वेज में हो जाए, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है। तो दोनों चीज को रिप्रेजेंट हो जाएगा एक ही स्ट्रक्चर के अंदर। और लास्ट में ये जो एस डी है, इसके कोफिशिएंट को एस डी नहीं बोल के इसको बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। अब जैसा जो नाम दिया है जिन्होंने, वही हमें पढ़ना पड़ेगा, इसमें तो हम लोग ये नहीं बोल सकते बाकी सबको रेंज को रेंज लिखा, क्यूडी को क्यूडी लिखा, इसको क्यू नहीं लिखा, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसको बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो हमें भी वही सीखना पड़ेगा। तो हमें एक्चुअली इस चैप्टर में ये सारी चीजों को सीखना पड़ेगा, ठीक है, जिसको मैंने तुम लोग को एक ही जगह पे लिखवा दिया, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम रेंज, ठीक है। रेंज का मतलब क्या है, रेंज, रेंज का मतलब होता है, रेंज का फॉर्मूला पहले बताते हैं, ठीक है। रेंज का फॉर्मूला कैसे होगा, एक काम करते हैं मिडिल में लिखते हैं, ठीक है, तो समझने में ज्यादा आसानी होगा। ये मैंने रेंज लिख दिया। रेंज को कैसे निकालेंगे, अगर हमें डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन दे, डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन का मतलब हम बता देते हैं, डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन का मतलब ये वाला देखो, ये है, ये देखो, ये इस तरीके का कोई डेटा देगा उसको बोलते हैं डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अभी एग्जांपल लेंगे तो तुम लोग को डिफरेंस भी समझ में आएगा। डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन में रेंज का मतलब होगा लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। और अगर हम लोग को डिस्क्रीट के जगह ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं, वो भी क्या होगा, अभी एग्जांपल लेने से समझ में आ जाएगा, अभी एक बार लिख लो। इसमें रेंज हो जाएगा अपर क्लास बाउंड्री
of last class interval minus lower class boundary of first class interval। तो रेंज जो है ये सबसे आसान होता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में। इसका फॉर्मूला, कैलकुलेशन, ईच एंड एवरीथिंग काफी आसान होता है। तुम लोग को दिख भी रहा है फॉर्मूला काफी आसान सा है, इसमें कुछ कैलकुलेशन ज्यादा तुम लोग को दिख नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा, तो चलो इसका एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये वाला, ठीक है। अच्छा, इसमें कोफिशिएंट भी निकालने बोला है, ठीक है। हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी लिखवा देते हैं, एक काम करते हैं वो भी लिखवा देते हैं, तो एक ही साथ कैलकुलेशन कर लोगे। यहाँ पर रेंज हो गया, तो अच्छा ये इसके बाद लिख देते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला लिखो। कोफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर्मूला लिखवा देते हैं, लेकिन हम पहले समझाएंगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्यों निकाला जाता है। लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, ये एल का मतलब है लार्जेस्ट, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इनटू 100। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, देखो ये हम लोगों का परसेंटेज में होगा, तो परसेंटेज होने से तो हमें इनटू 100 चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज ऐसे होता है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इनटू 100, ठीक है, इस तरीके से होगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है फॉलोइंग आर द वेजेस ऑफ 8 वर्कर्स, ठीक है। 8 वर्कर्स का वेजेस दिया हुआ है एक्सप्रेस्ड इन रुपीज, जो कि रुपीज में हमें दिया हुआ है 82, 96, 52, 75, 70, 65, 50, 70। फाइंड द रेंज एंड ऑल्सो कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है। हमें बोला है रेंज निकालो और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम, पहले इसमें नंबर को एक बार लगा लेते हैं 4.2.1, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, हम लोग को यहाँ पर बोला है रेंज निकालो और कोफिशिएंट ऑफ रेंज। हम पहले रेंज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो रेंज का मतलब क्या होता है, देखो जब भी तुम लोग मार्केट में कुछ खरीदने जाओगे, जैसे मान लो नॉर्मल चीज बोल रहे हैं, जैसे सपोज तुम लोगों को एक लैपटॉप खरीदना है, ठीक है। तो फिर तुम लोग जब दुकान में जाके, मतलब जो भी शॉप में जाके बोलोगे कि मुझे लैपटॉप चाहिए, वो सबसे पहले पूछेंगे कि कितने का चाहिए। मतलब फिर हम लोग कैसे बताते, थोड़ी ऐसे बताते मुझे 25,000 का चाहिए, ऐसे नहीं, हम लोग बोलते 20 से खरीदना है। तो हम लोग क्या बता रहे हैं, अपना रेंज बता रहे हैं। तो देखो 20 से 25,000 मतलब 20,000 इज द स्मॉलेस्ट नंबर एंड 25,000 इज द लार्जेस्ट। मतलब हम लोग मैक्सिमम 25,000 का ले सकते हैं, मिनिमम 20 बीच का भी ले सकते हैं, ठीक है। तो रेंज का मतलब वही होता है यहाँ पर भी। तो इस तरीके से याद रख सकते हो, रेंज का फॉर्मूला लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अच्छा, अब बात रहा कि हमें ये फॉर्मूला लगाना है कि ये डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एफ यानी फ्रीक्वेंसी नहीं है। फ्रीक्वेंसी वाला कैसा डेटा होता है, तुम लोगों ने देखा होगा, देखो स्टैटिस्टिक्स में, ये देखो फ्रीक्वेंसी वाला डेटा कैसे होता है। ऐसे मान लो एक्स में दिया हुआ है 5, 7, 9, इधर दिया हुआ है 2, 4 और ये दिया हुआ है 7। इसका मतलब क्या हो गया, 5 जो है वो 2 टाइम्स खुद को रिपीट करता है तो ये हो जाता है उसका फ्रीक्वेंसी। 5 अगर 2 बार है तो हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं, एक मिनट रुको, क्लास मैम 2 ज्वाइन डैश नहीं, देना होगा तो। हाँ এক টু সেকেন্ড, কারো ক্লাস জয়েন হচ্ছে না শ্রেয়ার, কেন হচ্ছে না সবার তো হলো। रुको एक सेकंड। अच्छा, अब देखो यहाँ पर, हाँ जो हम समझा रहे थे, तो यहाँ पर देखो क्या है कि 5 जो है ये 2 टाइम्स होगा,
गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। 5 जो है देखो 2 टाइम्स, इसका मतलब ठीक है, जैसे अगर मेरे पास कोई ऑब्जर्वेशन ऐसा है 5 5 7 7 7 7, ये इसको ना थोड़ा कम कर देते, चलो इतना बार कौन लिखेगा, ये 3 9 9 9, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसके जगह हम ऐसे लिख सकते हैं 5 लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, 7 4 टाइम्स है, 9 3 टाइम्स है, ठीक है। इस तरीके का जब हमें दिया हुआ रहता है तो हम लोग इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, जैसे मान लो 10 to 20 20 to 30, और इसमें हमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2 5, ठीक है। तो 10 से 20 20 से 30 इस तरीके का जब डेटा होता है उसे हम लोग बोलते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके का अरेंजमेंट तुम लोगों ने कभी ना कभी जरूर देखा होगा, ठीक है। तो ये 3 तरीके का हो सकता है, ओनली एक्स एंड एफ, और कभी कभी एक्स को ऐसे 10 to 20 इस तरीके का होता है, तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। चलो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इस जो क्वेश्चन में हमें रेंज निकालने बोला है, ठीक है, उसमें बोला है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो हम लोग का तो ये डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन है, सॉरी ये देखो डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो ये देखो डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें जो है रुपीस बता रखा है, कोई फ्रीक्वेंसी का डेटा वेटा हमारे पास नहीं है। 8 वर्कर्स का इंडिविजुअली देखो, कोई रिपीट ही नहीं है, एक जन का 82 रुपीज, दूसरे का 96, ऐसे करके हमें 8 वर्कर्स का इनका वेजेस दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इनका रेंज क्या है, ठीक है, फाइंड द रेंज। तो रेंज का मैंने तुम लोग को फॉर्मूला बता दिया, तुम लोगों ने लिखा भी होगा कॉपी में, बोलो रेंज क्या होगा, बोलो, ये सबसे आसान है। Largest observation minus smallest observation. हाँ मैंने कौन तो बोलो, 96 minus 50. 96 माइनस 50, बस इसमें था क्या, कुछ भी नहीं, ठीक है। ये हमेशा मुझे आंसर मिलता है, हर हर बार मुझे इसका आंसर मिल ही जाता है, क्योंकि ये सबसे आसान होता है, ठीक है। तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, ठीक है, जो मैंने सिखा है वही। अब वो तो तुम लोग को जस्ट देख के पता करना है, आंख से देखना है कि भाई इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 96, ठीक है। तो ये ₹96, अगर इसका यूनिट हो तो हमें यूनिट यूज करना है, ठीक है। अब क्यों करना है वो भी हम बताएंगे, जरूरी है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट हो गया ₹50। तो सबसे हाईएस्ट वेजेस मिलता है 96, सबसे लोएस्ट जो है वो 50, दोनों का डिफरेंस ये हो गया हम लोग का ₹46। बस रेंज हो गया। अगर हमें डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन दे तो रेंज जो है हम लोग ऐसे करके फाइंड आउट करेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी निकालना है, तो वो तो तुम लोग कैलकुलेट कर ही लोगे, L माइनस एल एल प्लस एस इंटू 100 करके निकल ही जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा जगह रख लो कोफिशिएंट ऑफ रेंज को लिखने का। हम तुम लोग को ये जस्ट बताना चाहेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना नेसेसरी क्यों है, ठीक है। तो उसके लिए हम अपने तरफ से एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। ये देखो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक से मैंने सीरीज ऑफ डेटा लिया जिसमें मान लो मैंने वेट का डिस्क्रिप्शन लिया, वेट ठीक है, जैसे वजन, तो ये हो गया 56 केजी। मान लो कुछ स्टूडेंट्स का मैंने वेट मेजर किया, किसी का 56 केजी है, किसी का 68 केजी है, किसी का 49 केजी है, किसी का मान लो 63 केजी है, किसी का मान लो 76 केजी है, ठीक है। और जो वाई है उससे मान लो मैंने हाइट मेजर किया, ठीक है, हाइट कौन कितना लंबा है, ठीक है। मान लो किसी का हाइट निकल के आया 148 सेंटीमीटर, किसी का 156 सेंटीमीटर, ठीक है, किसी का मान लो 140 सेंटीमीटर हुआ, और 162 एंड 170 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इन दोनों का अगर रेंज निकालने बोले कि x का रेंज निकालो, y का निकालो, तो तुम लोग बोलो रेंज ऑफ x क्या होगा और रेंज ऑफ y क्या होगा। ये सबको ही आंसर दे सकते हो, ये कोई मुश्किल चीज मैंने पूछा नहीं है, ठीक है। तो बोलो रेंज ऑफ x और रेंज ऑफ y क्या होगा। मैम 76 माइनस 49 एक्स এর হবে। কেজি, আর ম্যাম কেজিটা ওয়াই বলতে এর, হবে। হুম, হ্যাঁ কেজি ম্যাম। আর ওয়াই এর হবে 170 মাইনাস 140। हम्म, अच्छा। अब कितना आंसर आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 27, और ये वाला 30, ठीक है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा,
अब मुझे एक चीज बताओ कि ये दोनों डेटा देखो, इसका रेंज 27, इसका रेंज 30, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि कौन सा रेंज ज्यादा है, किसका रेंज ज्यादा है, ये बताओ। किसका रेंज ज्यादा है, कैसे बताओगे? मतलब एक्स का रेंज ज्यादा है कि वाई का रेंज ज्यादा है? क्या लग रहा है, देख के क्या लग रहा है, बोलो। मैम वाई का रेंज ज्यादा है। हाँ, क्यों? मैम क्योंकि वहां पे 76 और 49 के बीच में जो गैप है उससे वाई का जो 30 सेंटीमीटर का गैप ज्यादा है। मतलब बेसिकली ये 30 देख के लग रहा है ये तो ज्यादा है वैल्यू, ये कम है ना? यही तो लग रहा है ना हमें नॉर्मल देख के, कि इसीलिए ये ज्यादा है, बिकॉज 30 इज मोर देन 27, इसीलिए बोल रहे हो ज्यादा है, ठीक है। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, क्या किलो के साथ सेंटीमीटर का कंपैरिजन कर सकते हैं? एक चीज का आंसर किलो में आया है, दूसरे का सेंटीमीटर में आया है, तो क्या हम लोग इन दोनों में, पहला बात है देखो, कंपेयर कर पाएंगे तभी ना बोलेंगे किसका ज्यादा है किसका कम। यहां देख के जरूर लग रहा है 27 तो कम होता है 30 से, यही तो हम लोग बचपन से 1 2 3 4 पढ़ते हैं, तो 27 कम होता है 30 से, इसीलिए बोल रहे 30 सेंटीमीटर रेंज ज्यादा है। लेकिन मुझे एक चीज बोलो, क्या सेंटीमीटर और केजी में कंपैरिजन हो सकता है? मुझे बस इतना बताओ। नो मैम। नहीं मैम। नहीं, कभी नहीं हो सकता ये। एटलीस्ट जिन्होंने रेशियो चैप्टर जो पहले, बहुत पहले कभी हुआ था, जो लोग मतलब काफी टाइम से कर रहे हो, उनको पता होना चाहिए, उनसे तो मुझे आंसर मिलना ही चाहिए था कि रेशियोज में हम लोग यही पढ़ते हैं। देखो रेशियोज में यही पढ़ते हैं ना कि अलग अलग यूनिट कंपेरेबल नहीं होता। यहाँ भी वही चीज है, केजी के साथ सेंटीमीटर कभी कंपेयर, मतलब हम लोग इसके साथ इसको कंपेयर करके नहीं बोल सकते हैं कि कौन ज्यादा है कौन कम है, ठीक है। मतलब अगर हम लोग ऐसे नॉर्मल देख के, डिजिट देख के बोल रहे हैं कि आर वाई इज ग्रेटर देन आर एक्स, तो ये जो है ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन होगा। क्यों? क्योंकि नॉट कंपेरेबल, ये दोनों चीज आपस में कंपेरेबल है ही नहीं, नॉट कंपेरेबल एज डिफरेंट यूनिट, ठीक है। ये चीज तुम लोगों ने कहाँ पढ़ा होगा? जिन्होंने पढ़ा है बोल, सब कोई नहीं, ठीक है, जिन्होंने रेशियो किया था, ठीक है। भूल गए होगे, बहुत पहले किया है तो भूलना तो नहीं चाहिए। देखो तो वहां पर रेशियो जब हम लोग सीखते हैं तो यही चीज सीखते हैं, रेशियो उन्हीं में होता है जिनका यूनिट एक होता है। तो अगर वो चीज याद रहेगा तो भी बता सकते हो, नॉर्मली भी बता सकते हो कि केजी के साथ सेंटीमीटर कभी कंपेयर नहीं कर सकते। एक चीज किलो में है, एक चीज मान लो लीटर में है, तो थोड़ी ना कंपेरेबल होगा। अब ये केजी है सेंटीमीटर, दोनों यूनिट अलग अलग है, तो ये कंपेरेबल नहीं है। तो अब कंपेयर कैसे करें? लेकिन मुझे कंपेयर करना है, दोनों को मुझे कंपेयर करके बताना है कि किसका रेंज जो है ज्यादा है किसका रेंज कम है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रॉब्लम कौन कर रहा है? ये यूनिट। मुझे इस डेटा को करना पड़ेगा यूनिट फ्री, ठीक है। मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? यूनिट फ्री। अगर हम इसको यूनिट फ्री कर लेते हैं तो फिर कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। अब तुम लोग इस पे कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला लगाओ, एक्स पे भी एज वेल एज वाई पे भी। अगर तुम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला लगाओगे तो देखो क्या आंसर मिलेगा। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, बोलो क्या आंसर मिलेगा? कोफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर्मूला लिखा है सभी ने अपने अपने कॉपी में, ये वाला देखो, हम यहां से दिखा भी रहे, एल माइनस एल मतलब वही लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, ठीक है, इनटू 100। बोलो ऊपर क्या लिखेंगे नीचे क्या लिखेंगे? बोलो कितना कितना लिखेंगे ऊपर एक्स वाले केस में, और यहां पर भी बताओ। बोलो। 76 माइनस 49 ऊपर और 76 प्लस 49 नीचे। ইন্টু 100, আর এখানে यहाँ 170 140, 170 प्लस 140, बस देख देख के तो करना है और क्या। अब इसका आंसर निकालो 70। अच्छा ये क्या है? ये भी मेरा केजी में आ रहा है, ठीक है, ये नीचे भी क्या है? केजी में आएगा। अच्छा इसका देखो ये सेंटीमीटर, और इसका देखो ये सेंटीमीटर। अच्छा अब 76 माइनस 49 तो 27 होता है, ये हम लोग को पता है। और इसका चेक कर लेते, 76 प्लस 49 ये कितना होता है? 125 केजी इंटू 100, ठीक है। अच्छा अब इसका आंसर क्या आएगा मुझे बताना, ठीक है, इसका आंसर क्या लिखोगे मुझे बताना।
कोफिशिएंट को थोड़ा सा हटा के लिखते हैं और इसका भी आंसर हम निकालते हैं। ये तो 30 सेंटीमीटर और 70 प्लस 310 सेंटीमीटर इंटू 100। मुझे तुम लोग कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके इसका आंसर बताओ कितना हो रहा है। Coefficient of range of x is 21.6%. और ये वाला 9.67 ऐसा आ रहा है शायद, 9.67%। अच्छा मुझे बोलो, क्या इसमें तुम लोग कोई केजी या सेंटीमीटर लिखोगे? ये जो 21.6 एंड 9.67 आया, इसमें क्या केजी और सेंटीमीटर लिखना है कि नहीं लिखना है? नहीं लिखूं? नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? बिकॉज अगर डिवाइड होता है केजी केजी कैंसिल आउट, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट, तो हम लोगों को करना क्या था, इन दोनों डेटा को यूनिट फ्री बनाना था, जो हम लोग कर लिए। ठीक है, यूनिट फ्री बनाने के लिए ही रेंज मतलब मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन को दो पार्ट में, ये वैल्यू जो कि यूनिट के साथ आएगा और रिलेटिव मेजर जो कि हम लोगों का परसेंटेज में आएगा, जहां पर चीजें यूनिट फ्री हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर यूनिट फ्री हो गया। अच्छा, अब यूनिट फ्री हो जाने पे अब तो देखो कंपेयर कर ही सकते हैं, ये भी परसेंटेज ये भी परसेंटेज, दोनों का नेचर एक जैसा है। अब बोलो कौन किसका रेंज ज्यादा है? ठीक है, किसका रेंज ज्यादा है वैल्यू देख के ही बताना है। जैसे यहाँ देख के बता रहे थे बट गलत हो रहा था, ये 2730 देख के बता रहे थे बट गलत हो रहा था, बिकॉज ये किलो है ये सेंटीमीटर है। मुझे यहां से देख के बोलो किसका रेंज फिर ज्यादा है। मैम x। तो एक्चुअली आंसर क्या हुआ, आर ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आर ऑफ वाई। रेंज ऑफ एक्स इज ग्रेटर, लेकिन यहाँ क्या आ रहा था, जस्ट ऑपोजिट आ रहा था। ठीक है, बिकॉज हम लोग यूनिट को इग्नोर कर रहे थे। यूनिट को इग्नोर नहीं कर सकते, यूनिट फ्री करना पड़ेगा। तो यूनिट फ्री कर लिया, यूनिट फ्री करने के लिए ये फॉर्मूला काम आता है, डिवाइड डिवाइड कर देंगे तो यूनिट यूनिट कैंसिल आउट, तो रेंज ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन रेंज ऑफ वाई। एक्चुअली ये हुआ। ठीक है, रेंज ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन रेंज ऑफ वाई। एक्चुअली एक्स का रेंज जो है वाई के रेंज से ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम लोग एक चीज एडिशन करो। ठीक है, एब्सोल्यूट यहाँ लिखा हुआ है ना, तो यहाँ देखो कभी अगर डिफरेंस पूछ ले तो तुम लोग इसमें बोल सकते हो ये यूनिट के साथ आंसर आता है, और इसमें तुम लोग लिख लो यूनिटलेस। ठीक है, कभी अगर पूछ ले कि रिलेटिव मेजर और एब्सोल्यूट मेजर में डिफरेंस क्या है, तो ये वैल्यू में आंसर देता है, यानी कि यूनिट में, ये परसेंटेज में आंसर देता है, ये यूनिटलेस होता है। ठीक है, और इसमें लिखो नॉट यूजफुल फॉर कंपैरिजन, और इसमें लिखो यूजफुल फॉर कंपैरिजन। अगर कुछ कंपेयर करना है तो फिर रिलेटिव मेजर ही हमें करना चाहिए, यूजफुल फॉर कंपैरिजन। ठीक है, ये कंपैरिजन के लिए यूजफुल है। तो रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज, आई होप कि हम लोगों को क्लियर हुआ है। ठीक है, अब देखो हम लोग इसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है, देखो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होता है सभी का, तो उसमें जो है ना हमें ज्यादा कैलकुलेटिव टाइप बड़ा बड़ा कैलकुलेशन देगा, जैसे तुम लोग कभी स्टैटिस्टिक्स किए होंगे 9-10 में, वैसा नहीं होता है। ठीक है, हमें सारी चीजों को एकदम डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी, इसका प्रॉपर्टी क्या है, तो प्रॉपर्टी में लिखो रेंज रिमेन अनएफेक्टेड, समझा देंगे, लिख लो अनएफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन। ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन चेंज का मतलब होता है प्लस या फिर माइनस करना, अभी एग्जांपल के साथ समझाएंगे। बट एफेक्टेड इन सेम रेशियो ड्यू टू चेंज इन स्केल। स्केल चेंज का मतलब होता है इनटू या फिर डिवाइड। ठीक है, अब ये पूरे चीज को हम एक एग्जांपल से समझाएंगे। और देखो
ये जो है ना, मतलब चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन, ये हमारे सारे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में ही हमें पढ़ना पड़ेगा। देखो ये जैसे कि रेंज हो गया, क्वार्टाइल डेविएशन हो गया, मीन डेविएशन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ इसी का एग्जांपल से डिफाइन करके बता देंगे, बाकी और नहीं बताएंगे, क्योंकि उतना सारा बताना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बाकी मैट में अगर देखोगे तो वो भी डिफाइन किया हुआ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी दिया हुआ होगा। लेकिन हम एक बता देंगे पूरा डिटेल्स में, जिसको तुम लोग खुद से बाकी चीजों पे अप्लाई करके अपने तसल्ली के लिए चेक करके देख सकते हो, ठीक है। बाकी में हम सिर्फ ये बता देंगे कि कैसे करके इंपैक्टफुल होता है, एक बताएंगे, बाकी सब पे सेम चीज ही अप्लाई होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, हम एक सीरीज ले रहे हैं, ठीक है, जिसमें मैंने डेटा लिया है 5, 9, 18, 21, 32, 40 और 57 और 63, ठीक है। अब हम ये पूछ रहे हैं कि बोलो इसका रेंज कितना होगा, ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन है, ये जो डेटा मैंने दिया है, इसे लाइन बाय लाइन ही लिखना पड़ेगा, तभी हम सारा चीज समझा पाएंगे। तो मुझे बोलो इसका रेंज कितना होगा, जल्दी जल्दी बोलो, रेंज कितना होगा। 58। 58 मतलब लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट 5। देखो ना, मैंने अरेंज करके दिया है, तुम लोग को ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। ये हो गया 58, ठीक है। अब हम इस डेटा में करेंगे, पहला चीज सिखाएंगे तुम लोग को, ओरिजिन चेंज, ठीक है। ओरिजिन चेंज करेंगे, तो ओरिजिन चेंज का मतलब भी मैंने लिखवा दिया है, प्लस या माइनस करना, किस चीज पे, ओरिजिनल डेटा पे। तो ओरिजिनल डेटा है x, ठीक है। मैंने दूसरा डेटा, मान लो मैंने x में x+2 कर दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, x में x+2 कर दिया और इसका नाम मैंने दे दिया y, ठीक है। मतलब किसी एक चीज में तो असाइन करना पड़ेगा, जैसे x का वैल्यू ये सब है, मैंने y का वैल्यू क्या बनाया, x+2। ओरिजिनल डेटा x था, मैंने उसमें 2 ऐड किया। क्यों किया, क्योंकि मैंने बोला ओरिजिन चेंज का मतलब प्लस या माइनस हो सकता है। क्या हम माइनस से नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे, ये वाले क्वेश्चन पे हम सारा चीज दिखा देंगे। तो 5+2 ओरिजिनल डेटा 5 चेंज होके 7 हो गया, 9+2 ओरिजिनल डेटा चेंज होके 11 हो गया, 18+2 ओरिजिनल डेटा चेंज होके 20 हो गया, 21+2 ओरिजिनल डेटा चेंज होके 23, 32+2 34, 40+2 42, 57+2 59, 63+2 65। अब मुझे बोलो कि इसका R ऑफ Y कितना होगा, मतलब इसका रेंज कितना आ रहा है, ये चेंज करने के बाद रेंज कितना आ रहा है। 958। हाँ 65, 58 आएगा। 65 माइनस 7, ये लार्जेस्ट है और स्मॉलेस्ट 7 है, दोनों का माइनस कर लो, यहाँ पर आ जाएगा 58, ठीक है। 58 ही आया, लेकिन चेंज करने के बाद भी, ये चीज तुम लोग ध्यान दो, ठीक है। फिर हम एक जेड डेटा बना रहे, जिसमें हम फिर से ओरिजिनल डेटा का ओरिजिन चेंज करेंगे, पहले प्लस करके दिखाए, माइनस करके दिखाएंगे। कितना माइनस करें, चलो 3 माइनस करते, क्या कुछ भी हम लोग माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल चेक करने के लिए कुछ भी माइनस कर सकते, कुछ भी प्लस कर सकते हो। अब एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा, वहां वो लोग बता देंगे कितने से चेंज किया गया है, ठीक है। अब ओरिजिनल डेटा पे तुम लोग चेंजेस करो, तो 5 में -3 करो, 2 हो जाएगा, 9 में -3 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 18 में -3 करेंगे 15 हो जाएगा, 21 में -3 करने पे 18 हो जाएगा, 32 पे -3 करने पे 29 होता है, 40 पे -3 करने से 37 होता है, 57 में -3 54 होगा और 63 में -3 60 होगा, ठीक है। अब मुझे R ऑफ जेड बताओ, रेंज ऑफ जेड बोलो कितना होगा। स्मॉलेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट तो मुझे 2 दिख रहा है, लार्जेस्ट 60 है, आंसर हो जाएगा 58, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां लिखा क्या था, रेंज रिमेन अनएफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन, ठीक है। ये छोड़ो, ये तो अभी मैंने सिखाया नहीं है, ठीक है। तो बोल रहे रेंज का आंसर अनएफेक्टेड रहेगा अगर हम लोग रेंज का ओरिजिन चेंज करते हैं, ओरिजिनल डेटा का। तो ओरिजिन चेंज किया मैंने +2 और -3 से, फिर भी देखो सभी का आंसर 58 ही आया, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि अगर ओरिजिनल डेटा का आंसर 58 है और हम लोग ओरिजिनल डेटा का क्या चेंज कर रहे
हैं ओरिजिन, यानी उस पे कुछ एडिशन या कुछ डिलीशन करें, कुछ भी चलेगा। तुम लोग ये +2 के जगह कुछ भी करके देख लेना, आंसर सेम आएगा। वही तो मैंने बोला, घर पे अपने तसल्ली के लिए देख सकते हो, +2 की जगह +1 कर लो, इधर -3 की जगह -2 कर लो, जो करना है करो, आंसर वही आएगा। ठीक है, तो इसी चीज को मैंने प्रूफ करके दिखाया कि देखो रेंज जो है ओरिजिनल डेटा और चेंज डेटा का सेम हुआ, यानी नो इफेक्ट। ठीक है, नो इफेक्ट ड्यू टू ओरिजिन चेंज। अब ओरिजिन चेंज का मतलब तो याद रखना पड़ेगा ना, ओरिजिन चेंज का मतलब होता है प्लस या माइनस करना, तो डेटा में प्लस या माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे इनटू और डिवाइड करने से रेंज किस चीज का फर्क का बात हो रहा है, रेंज के आंसर का। ठीक है, अब देखते हैं कि बाकी चीजों में क्या फर्क पड़ता है। चलो अब हम लोग निकालेंगे, अब हम x का वैल्यू कुछ और ले लेते हैं। ठीक है, इस पे भी निकलेगा, हम थोड़ा सा अलग डेटा इसीलिए ले रहे हैं, ये जो डेटा है ना इसमें डिवाइड करने से पॉइंट आ जाएगा। ऐसा कुछ डेटा लेते हैं जिसमें डिवाइड करने से पॉइंट नहीं आएगा, तो इसमें क्या होगा, मुझे समझाने में आसानी होगा। पॉइंट आना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम थोड़ा सा इसमें इवन नंबर ले रहे हैं। ठीक है, ताकि कैलकुलेट करना आसान हो। अच्छा, सबसे पहले ये मेरा ओरिजिनल डेटा, इसका रेंज बताओ। इसको हम क्या लिखे, एक्स ही लिखते हैं। ठीक है, ये मैंने एक्स ही लिखा है, फिर इसमें वाई और जेड से चेंज करके दिखाएंगे। तो रेंज ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, बोलो, इसका रेंज ऑफ एक्स बोलो। अभी तो कुछ मुश्किल हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, तब भी तुम लोग, हाँ 64 - 4 ये हो गया 60। अच्छा, अब x जो है, x में हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंटू कर लेते हैं। कि कितना इंटू करें, चलो 3 इंटू कर लेते हैं, 3 इंटू एक्स। ठीक है, अब ये ऐसे लिखेंगे ना, x तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, हम ऐसे लिखते हैं 3x। ठीक है, और इसका नाम हम y दे देते हैं, y इक्वल टू 3x। ठीक है, ऐसे लिखते हैं 3x। तो 3 इंटू 4 12, 10 इंटू 3 30, ये हो जाएगा 54, 18 इंटू 3। ठीक है, 20 इंटू 3 60, 32 इंटू 3 96, 40 इंटू 3 120, 56 इंटू 3 168, और 64 इंटू 3 192। अब इसमें r ऑफ y निकालेंगे, कितना होगा 192 लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट 12, इसका आंसर कितना आ रहा है 180। अब लेकिन सेम आंसर नहीं आया है। ठीक है, सेम आंसर नहीं आया है, इसमें 180 आया है। अब इसका चेंजेस ध्यान दो, हम लोगों ने ओरिजिनल डेटा में कितना मल्टीप्लाई किया था, 3 मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, अब अगर तुम लोग देखोगे, अगर 60 में तुम लोग 3 मल्टीप्लाई कर लेते हो तो तुम लोग का आंसर 180 आएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि अगर स्केल चेंज हुआ तो रेशियो सॉरी तो रेंज चेंज होगा। देखो, बट इफेक्टेड मतलब इंपैक्ट आएगा, जैसे इसमें इंपैक्ट नहीं आया, हर कंडीशन में 58 था, बट इसमें इंपैक्ट आ गया, ये 60 था। ओरिजिनल डेटा में मल्टीप्लाई किया, ये 180 बन गया, ये इसके तरह 60 नहीं रहा, मतलब सेम नहीं रहा, वही बोल रहा है। बट इफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन स्केल, अब इसका मतलब बताते हैं, इन सेम रेशियो मतलब उतने से ही चेंज होगा जितने से ओरिजिनल डेटा को चेंज किया गया है। तो यहाँ पर ओरिजिनल डेटा को 3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल डेटा किया गया है, तो आंसर भी 3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेंज हो जाएगा। 60 का 3 टाइम्स 180, देखो वही आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये चेंज का इंपैक्ट होगा। अब हम तुम लोगों को डिवाइड वाला भी करके दिखाएंगे, जैसे कि मैंने बोला डिवाइड वाला भी तुम लोग को प्रूफ करके दिखाते हैं। जैसे कि मान लो मैंने ले लिया z इक्वल टू, यहाँ पर x/2 मैंने डिवाइडेड बाय 2 किया ओरिजिनल डेटा, तो 4 का डिवाइडेड बाय 2 करने से 2 आता है, 10 का 2 करने से 5 आ जाएगा, 18/2 9 हो जाएगा, ये 10, ये 16, ये हो गया 20, ये हो गया 28, और ये हो गया 32। ठीक है, तो r ऑफ z कितना आ जाएगा 32 - 2, तो कितना आ गया, देखो इसका आंसर आ गया हम लोग का 30। ठीक है, तो ओरिजिनल डेटा में क्या चेंज किया था, सेम वैसा ही होगा। ओरिजिनल डेटा में डिवाइड 2 किया था, तो 60 को डिवाइडेड बाय 2 करो, 60 को डिवाइडेड बाय 2 करो, हाँ 30 तो आता है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिख रहा है, और भी 2 डेटा मुझे दिखाना है, ऐसे ये लाइन, ये देखो
60 को डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं तो मेरा 30 आ रहा है, ठीक है, तो आ रहा है, सेम रेशियो में चेंज होगा। अब मुझे यहाँ पर और दो चीज एक्स्ट्रा दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो मैंने इस x को 3x नहीं करके -3x किया होता, जैसे मैंने यहाँ पर x लिया, यहाँ y लिया, z लिया, इसको p से असाइन करते हैं, ठीक है। मान लो मैंने -3x किया तो क्या इंपैक्ट आएगा, चलो देखते हैं। तो कुछ नहीं, ये 12 -12 हो जाएगा। आंसर तो यहाँ से देख देख के लिखो, ये -30 होगा, ये -54 होगा, ये -60 होगा, ये -96 हो जाएगा, ठीक लिखा नहीं? 4 3 12, 10 3 30, 54, 60। हाँ, ये नहीं, ये वाला गलत लिख दिया ना, तो ये भी मैंने गलत लिखा है फिर। नहीं, ये तो ठीक है। तो 3 × 32, ठीक है, ये मेरा 96 होगा, ये -120 हो जाएगा, -168 नहीं, ठीक है, मुझे लगा मैंने गलत लिख दिया, -192, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इसका R ऑफ P कितना निकालोगे, रेंज ऑफ P, मतलब इसका रेंज कितना आएगा, रेंज ऑफ P बोलो, स्मॉलेस्ट माइनस लार्जेस्ट करना है ना, बोलो कितना कितना लिखना पड़ेगा, माइनस में कौन सा लिखोगे, सॉरी लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, बोलो क्या क्या लिखोगे। सबसे बड़ा डेटा कौन सा है, बोलो। मैं हाँ। -192 না -12 হয়, মাইনাসে কোনোদিন 192 বড় হয় না, টাইম লাইন পড়োনি কখনো, এটা 0 হলে 1 2 3 এদিকে বিগার, -1 সব থেকে বেশি, -2 তার থেকে কম। अच्छा, अब ये हो गया, माइनस कितना करना पड़ेगा, माइनस तो फॉर्मूले में है, बाकी सभी माइनस में, इसीलिए हम इस पे जो है माइनस में ऐसे ब्रैकेट लगा रहे हैं। बोलो लार्जेस्ट कौन सा, स्मॉलेस्ट कौन सा है, 192। हाँ, -192, ठीक है। तो R ऑफ P कितना हो जाएगा, -12 + 192 कितना होगा, बोलो आंसर कितना आएगा, आंसर आ जाएगा 180 पॉजिटिव आंसर आया, ठीक है। आंसर कितना आया, 180 पॉजिटिव। देखो प्लस माइनस का नॉर्मल रूल्स जो है, ये देखो हम लोग ये चीज तो बचपन में ही पढ़ते हैं, प्लस में जो है 1 छोटा है 30 बड़ा है, लेकिन इसी के आगे अगर माइनस लग जाता है तो -1 इज बिगर देन -30 होता है। किसी चीज का नेगेटिव वैल्यू जितना बड़ा होगा वो उतना कम होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग को तो बोला था सेम रेशियो में चेंज होगा, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे इस 60 में कितना मल्टीप्लाई करके चेक करना चाहिए, तो मुझे 60 में मल्टीप्लाई करना चाहिए -3, ठीक है, -3 मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो 60 में -3 करने से तो -180 आना चाहिए, 60 में -3 मल्टीप्लाई करने से -180 चाहिए, बट इसमें आंसर मेरा 1। चेंज ऑफ स्केल में तुम लोगों को और एक चीज समझना पड़ेगा, ये तो पूरा मैंने चेंज ऑफ स्केल लिखा है, तो इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज है चेंज ऑफ स्केल में। चेंज ऑफ स्केल जो है वो इफेक्ट तो करता है ऑब्वियसली, जो कि मैंने तुम लोग को दिखाया, अभी देखो दिखाया, इफेक्ट करता है, ठीक है। कितना इफेक्ट करता है, सेम अमाउंट से जितना मल्टीप्लाई या फिर जितना डिवाइड होता है, लेकिन सिर्फ जो है वैल्यू को इफेक्ट करेगा जो साइन है, साइन, ठीक है, उसमें नो इम्पैक्ट, ठीक है, साइन का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। मतलब +3x का भी जो आंसर आएगा, -3x का भी वो आएगा, वो दिख भी रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि रूल्स बोल रहा है कि चेंज ऑफ स्केल करोगे, मतलब किसी चीज में अगर प्लस या डिवाइड करोगे ओरिजिनल डेटा में, फिर उसका रेंज निकालोगे, तो ओरिजिनल रेंज और ये रेंज में फर्क कितना होगा, जितना जितना मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, और रेंज का आंसर भी उतने उतने से चेंज हो जाएगा, लेकिन सिर्फ वैल्यू चेंज होगा, सिर्फ वैल्यू चेंज होगा। जैसे 60 180 हो जाएगा, 60 30 हो जाएगा, 60 180 हो जाएगा, लेकिन जो साइन है उसमें कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो ये सब पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब इस चीज को देखो, प्रूफ करके मैंने दिखा दिया, तो फिर ये -3 का प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें, तो इसके लिए देखो तुम लोग को यहाँ पर जो दिख रहा होगा, ये देखो, रेंज रिमेन अनएफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन, जो मैंने लिखवा दिया है तुम लोग को ऑलरेडी, बट इफेक्टेड इन द सेम रेशियो ड्यू टू चेंज इन
scale. That is for any two constant a and b, two variables x and y related by y equal to a plus bx, range of y is given by, तो हमें ऐसे निकालना पड़ेगा range of y मतलब जो चेंज हो रहा है इक्वल क्या दिया हुआ है देखो mod of b into r of x, मतलब ये जो है ये कुछ ऐसे इंपैक्ट डालेगा, कैसे इंपैक्ट डालेगा यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, यहाँ पर लिख लो, ये देखो r of y इक्वल टू mod of b इंटू r of x होगा, ठीक है, mod of b इंटू r of x, ठीक है। अब ये r of y क्या है देखो, r of y का मतलब चेंज वाला y, चेंज वाला z, चेंज वाला p, इन्होंने कोई देखो कोई एक ही चीज से ना फॉर्मूला लिखा जाएगा y x z सब थोड़ी ना लिख दिया जाएगा, तो दिस इज द ओरिजिनल डेटा, दिस इज द चेंज रेंज, ठीक है, ये ओरिजिनल रेंज, ये चेंज रेंज को y से डिफाइन किया है, तो बोल रहा है r ऑफ y हमेशा कैसे होगा, mod ऑफ b इंटू r ऑफ x होगा। अब ये b क्या है, b का मतलब है जितना इसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड किया गया उसको b बोला गया, लेकिन उसको मॉड में देना पड़ेगा। ये जो साइन है ये कोई ऐसे ही साइन नहीं है कि मैंने ऐसे ही दे दिया, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस साइन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये जो ऐसा दो डंडा लगा हुआ है इसको बोलते हैं मॉड या मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब होता है कि अगर मुझे किसी नेगेटिव डेटा को पॉजिटिव करना है तो मैथ्स में ये साइन यूज किया जाता है, ठीक है, तो अगर कोई भी माइनस डेटा मॉड में से जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, तो इसमें हम लोग को लगाना है मॉड, ठीक है, तो अगर इंटू मॉड ऑफ -3 कर रहे हैं तो एक्चुअली वो इंटू 3 को ही डिफाइन करता है, तो इसीलिए इसका मतलब जब मुझे 60 तो rx का वैल्यू कितना है 60, इसमें चेंज कैसे हुआ है इंटू 3, तो मुझे लगाना है इंटू मॉड के अंदर -3 जो कि बाहर आके 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू 60 180 हो जाएगा, तो वही चीज यहाँ पर बताया गया है। तो ये रूल्स है देखो लिखा हुआ है, तो तुम लोग को भी याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर हमारा मॉड लग जाता है, क्यों लगता है वो तो मैंने प्रूफ करके दिखाया, सिर्फ याद रखने का बात नहीं। देखो ना आंसर 180 आया, फिर इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, तब फिर जिन्होंने इस चीज का एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने बोला इसको मॉड लगाओ, मॉड लगाने से ये ऑलवेज पॉजिटिव आंसर देगा। क्या डिवाइड में भी पॉजिटिव आंसर चाहिए हमें, बिल्कुल चाहिए, देखो हम तुम लोग को प्रूफ करके दिखाते हैं। यहाँ पर मैंने q से असाइन कर दिया, ये x/2 को ही मैंने -x/2 कर दिया, ठीक है, तो ये 2 के जगह -2, 5 के जगह -5, 9 के जगह -9, ठीक है, यहाँ देख देख के लिख रहे, डिवाइड तो किया हुआ है, बस नेगेटिव वैल्यू पे मुझे इसको दिखाना है, -20, -28, -32, ठीक है। अब रेंज ऑफ q बताओ कितना होगा, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, तो इसमें लार्जेस्ट कितना है -2, ठीक है, और स्मॉलेस्ट कितना है -32, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, थोड़ा यहाँ जगह मेरा कम पड़ गया, -2 + 32, तो आंसर कितना हो जाएगा 30, ठीक है। अब देखो 30 पॉजिटिव आंसर आया, तो मैंने एक्चुअली अगर मुझे चेक करना है कि मेरा चेंजेस हुआ क्या, तो मैंने क्या किया है, मैंने एक्चुअली 60 ये जो है मैंने ओरिजिनल डेटा में डिवाइडेड बाय -2 किया है, ठीक है, डिवाइडेड बाय x/2 मतलब हाफ किया है बोल सकते हो, ठीक है, डिवाइडेड बाय मैंने क्या किया है -½ किया है, तो फिर मेरा आंसर तो -30 होना चाहिए, ये नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये देखो आंसर 30 आ जा रहा है, तो इसीलिए बोल रहा है कि ये मॉड्यूलस लगाओ, ठीक है, मॉड्यूलस लगाओ। तो यहाँ पर हमें क्या सिखाया गया, पहला बात है कि रेंज जो है वो ओरिजिन चेंज करने से कोई किसी तरीके से चेंज नहीं होता है, ओरिजिनल डेटा का आंसर और चेंजेस डेटा का आंसर सेम होता है, बट उसी में अगर हम लोग उसका जो है स्केल चेंज कर दे तो हम लोग का आंसर जो है चेंज हो जाता है, ठीक है, कितना चेंज होता है, उतने ही वैल्यू से चेंज होता है जितने वैल्यू से हम लोग इसको चेंज करते हैं, लाइक मल्टीप्लाई या डिवाइड। लेकिन उसमें भी एक नया चीज आया, क्या आया कि इसमें साइन का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, मतलब जब मल्टीप्लाई करते हो +3 करो या -3 करो दोनों केस में आंसर सेम आएगा, मतलब अफेक्टेड ओनली बाय वैल्यू नॉट बाय साइन, साइन से इंपैक्टफुल नहीं होता है स्केल चेंज में, ओनली एंड ओनली वैल्यू से इंपैक्टफुल होता है, ठीक है। तो ये जो मैंने तुम लोग को अभी समझाया इस चीज को तुम लोगों को काफी अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछेगा। अब यहाँ पर हम तुम लोग को लिख के दिखाते हैं क्या क्या तुम लोग को याद रखना है, ठीक है, यहाँ पर लिख देते पूरा जिस्ट कर देते हैं, नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन, जिस्ट लिखवा दे रहे, ठीक है, नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन, ठीक है, ये हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला। फिर अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल, लेकिन उसमें भी ओनली
वैल्यू, वैल्यू से इंपैक्टफुल होगा, साइन से नहीं होगा। थर्ड नंबर, नो इम्पैक्ट ऑफ साइन, वो भी लिखवा देते हैं ताकि याद रहे। नो इम्पैक्ट ऑफ साइन ऑन स्केल चेंज, ठीक है। जब स्केल चेंज होगा तो सिर्फ वैल्यू चेंज होगा, साइन पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। कभी भी किसी डिस्पर्सन का आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता है। नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता है? देखो, अगर तुम लोग बोलोगे जैसे मेरे से तुम लोगों का घर का डिस्टेंस कितना है मेरे यहाँ से, तो हम कभी उसको नेगेटिव में बोल सकते हैं? नहीं। डिस्पर्सन मतलब क्या है? एक डेटा से दूसरे डेटा का दूरी, ठीक है। तो अगर किसी चीज का हमें डिस्टेंस मेजर करना है, वो कभी नेगेटिव होना नहीं चाहिए। इसीलिए इन्होंने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के बाद इसको मॉड लगा दिया। भाई नेगेटिव में आंसर नहीं आ सकता, इसीलिए मॉड लगाना जरूरी है, क्योंकि ये तो डेटा का मेजरमेंट किस चीज का हो रहा है? डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता है, ठीक है। इसीलिए ये कंक्लूजन्स निकल के आता है। तो ये तुम लोगों को हमेशा याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अच्छा हाँ, पहले ना एक चीज मेरा छूट गया। ये जो क्वेश्चन में मैंने तुम लोगों को कोफिशिएंट निकालने के लिए भी बोला था, वो मैंने नहीं निकलवाया, उसको निकाल लो, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज जो हम लोग सीख रहे थे ना, उसके बाद हम जो है प्रॉपर्टी में चले गए, तो ये जो है ये लिख के इसका कैलकुलेशन कर लो। तो यहाँ पर 46 आएगा, और ये दोनों को प्लस करने से आ जाएगा 6, और 9 + 5 ये 14 हो जाएगा इंटू 100, ठीक है। तो 46/146 इंटू 100, देख लो कितना है। जो क्वेश्चन था उसमें ये आधा अधूरा रह गया, ठीक है। 31.50 ये परसेंट। अब 50 भी लिख सकते हो, 506 है तो 1 भी लिख सकते हो, और डिपेंड करेगा कि तुम लोग का ऑप्शन में क्या दिया हुआ है उस चीज पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये देखो 31.5 आया, 31.51, ये देखो कहाँ चला गया, 31.51 लिया है, ठीक है। तो 1 ले लो, एक ही बात है, वो तो ऑप्शन में देखोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। और यहाँ पर हो गया हम लोगों का 46 रुपीज 46। इसमें यूनिट लगाना जरूरी है, इसमें यूनिट नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा, और एक क्वेश्चन है रेंज का, वो भी यहाँ करवा देते हैं, उसके बाद हम लोग बाकी क्वेश्चन में चलते हैं। ये वाला एग्जाम्पल 14.2.2, ठीक है, ये वाला 14.2.2, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या बोला है? व्हाट इज द रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स। अब ये क्या है? ये है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी एफ, फ्रीक्वेंसी कितने स्टूडेंट्स है जिनका, देखो इसको पढ़ने का जो सिस्टम है वो कैसा हो जाएगा। वेट 50 से 54 है, ऐसे 12 स्टूडेंट्स है। वेट 55 से 59 है, ऐसे 18 स्टूडेंट्स है। वेट 60 से 64 है, ऐसे 23 स्टूडेंट्स है। वेट 65 से 69 है, ऐसे 10 स्टूडेंट्स है। वेट 70 से 74 है, ऐसे 3 स्टूडेंट्स है, ठीक है। ये हो जाएगा इसको पढ़ने का तरीका। अब हमें बोला है कि इसका रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? रेंज कैसे निकलेगा? ये देखो, मैंने इसका फॉर्मूला तुम लोग को लिखवा दिया था। यहाँ पर क्या होता है? अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास इंटरवल और लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल कौन कौन सा है? ये सब इंटरवल है, देखो गैप है ना, 50 से 54, 55 से 59, 60 से 64, 65 से 69, 70 से 74, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर तुम लोग को लिख के दिखा देते हैं। पहले डेटा लिख लेते फिर समझाते हैं। यहाँ पर है वेट, ठीक है, जिसको हम लोग x से डिनोट करेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको हम लोग f से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो वेट कितना कितना है? 50 से 54, फिर 55 से 59, 60 से 64, 65 से 69, और 70 से 74, 70 से 74। और फ्रीक्वेंसीज देखो 12, 18, 23, 10, 3, 12, 18, 23, 10 और 3, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को इसमें रेंज अगर निकालना है तो कैसे निकालना पड़ेगा? हमें बताया गया है फॉर्मूला कि
इसमें देखो फॉर्मूला लिखवाया हुआ है मेरा, लोअर क्लास बाउंड्री सॉरी अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास इंटरवल माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल। ठीक है, तो सबसे पहला बात है कि लास्ट क्लास इंटरवल कौन सा है, ये वाला, ये देख के ही समझ में आता है। और फर्स्ट यानी पहला, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें ये पता करो, ये पहला ये आखिरी। ठीक है, पहला और आखिरी। अच्छा, अब अपर क्लास बाउंड्री, ठीक है, अपर क्लास बाउंड्री। तो अब ये जो 50 से 54 लिखा हुआ है, ये क्या है, ये है एक्चुअली क्लास, इसको हम लोग बोलेंगे लोअर क्लास लिमिट, और ये होता है अपर क्लास लिमिट। बाउंड्री नहीं, मैंने क्या लिखा है, लिमिट। ठीक है, एलसीएल का मतलब होता है लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, और यूसीएल का मतलब होता है अपर क्लास लिमिट। मतलब इसका लिमिट देखो ना, मतलब 50 से 54 कहां से शुरू कहां से खत्म, वही होता है लिमिट। ठीक है, तो ये कम लिमिट ये ज्यादा लिमिट, उसको लोअर क्लास अपर क्लास लिमिट 50 से 54। ठीक है, अब यहां पर हमें फाइंड आउट करना है क्लास बाउंड्री क्या होगा। तो क्लास बाउंड्री कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये देखो क्लास बाउंड्री को मैं कैसे कैलकुलेट करना है। हम देखो, तुम लोग ये चीज काफी बार किए होगे। देखो तुम लोग इसको चेंज करना आता है, कैसे करते हो, 49.5 इसको लिखते हो 54.5, ऐसे करके तुम लोग चेंज करते हो, 54.5 59.5 इस तरीके से चेंज करते हो। ठीक है, तो इस चेंज का रूल्स देखो, हम बताते हैं इस चेंज का रूल्स क्या होता है। जब मुझे अपर क्लास बाउंड्री चाहिए तो मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, अपर क्लास लिमिट प्लस d/2, और जब मुझे लोअर क्लास बाउंड्री चाहिए तो मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, लोअर क्लास लिमिट माइनस d/2। ठीक है, अच्छा, अब मुझे कौन सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, लास्ट क्लास इंटरवल का अपर क्लास बाउंड्री। तो लास्ट क्लास इंटरवल ये है, तो उसका अपर क्लास बाउंड्री अगर कैलकुलेट करेंगे, मुझे चाहिए अपर क्लास लिमिट यानी 74। ठीक है, प्लस d/2, डी निकालना पड़ेगा, और मुझे चाहिए लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल। फर्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर क्लास बाउंड्री कितना है, 50, इसमें माइनस हो जाएगा d/2। अब d कैसे निकाला जाता है, d का मतलब होता है इस तरीके से, अपर क्लास लिमिट ऑफ एनी, सॉरी अपर नहीं, इसमें लिखना होता है लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, लोअर क्लास लिमिट ऑफ एनी क्लास माइनस अपर क्लास लिमिट ऑफ जस्ट प्रीसीडिंग क्लास। ठीक है, तो लोअर क्लास लिमिट ऑफ एनी क्लास, किसी भी क्लास का ले लो लोअर क्लास लिमिट, कोई भी ले लो एक्सेप्ट पहला वाला। क्यों, क्योंकि इसके प्रीसीडिंग में कुछ नहीं होता है। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके प्रीसीडिंग में कुछ नहीं होता है, इस वजह से। ठीक है, तो ये जो है 50 के अलावा कुछ भी ले लो सेम आंसर आएगा। जैसे कि हम ले लेते हैं 60 लोअर क्लास लिमिट ऑफ दिस क्लास एंड माइनस अपर क्लास लिमिट ऑफ जस्ट प्रीसीडिंग क्लास यानी 59, तो डिफरेंस कितना आ गया, 1। ठीक है, अब 1/2 करना है। 1/2 का मतलब ये देखो, डी का आंसर कितना आ गया, 1। क्या हर एक डेटा से 1 ही आएगा, बिल्कुल 1 आएगा। 1/2 करने से 0.5, 1/2 करने से 0.5, तो ऐड और लेस, तो ये हो गया 74.5 और ये हो गया 49.5। ऐसा तुम लोग करते होगे। ठीक है, लेकिन इसका लॉजिक जो है ये कुछ ऐसा है। अब मुझे क्या करना है, अपर क्लास बाउंड्री 74.5 और ये मुझे माइनस कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 74.5 माइनस 49.5, आंसर देखते हैं कितना आता है। 74.5 माइनस 49.5, तो ये आंसर आ गया मेरा 25। चलो चेक करते हैं कि आंसर हम लोग का मैच हुआ कि नहीं। हाँ 25। ठीक है, और इसमें यूनिट लिखना जरूरी है, अगर नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट का वेट के ऊपर था, तो देखो हम लोगों ने यूनिट जो है लिख लिया, आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ और भी कैलकुलेट करने के लिए बोला था, उसको भी कैलकुलेट करेंगे। देखो हमें ये तो निकालने बोला ही था, और साथ ही साथ बोला था कोफिशिएंट भी निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, तो निकालो कोफिशिएंट ऑफ रेंज, रेंज निकल जाएगा तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज तो आसानी से निकले, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, तो फॉर्मूला याद करने के लिए तुम लोग को भी लिखते जाना चाहिए, L माइनस एस L प्लस एस इंटू 100। हम चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन तुम लोग को याद होना चाहिए इसलिए हम लिख रहे हैं 25, ये वाला 74.5 माइनस 49.5,
74.5 प्लस 49.5 इंटू 100। अच्छा ये हो गया 25 kg, ये सब kg में है, ठीक है, वेट था ना इसीलिए। और 74.5 प्लस 49.5, तो ये हो गया 124 kg। kg कैंसिल आउट, 25 डिवाइडेड बाई 124 इंटू 100, तो ये हो जाता है 20.16%। देख लेते हैं एक बार 20.16 है कि नहीं। हाँ 20.16, ठीक है। तो देखो ये दो चीज हम लोगों ने सीख लिया कि रेंज कैसे निकाला जाता है फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल एंड ऑल्सो फॉर जो है हम लोग का इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये वाला ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों फॉर्मूले से हम लोगों ने सीख लिया कैसे निकालना पड़ेगा। सिंपल है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, ठीक है। और हम लोगों ने क्या सीखा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना क्यों जरूरी है, और रेंज का प्रॉपर्टी सीखा, ठीक है। बीच में ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया, भूल गए थे, ये करवाते करवाते उसमें शिफ्ट हो गए। अब देखो, अब जो प्रॉपर्टी सीखा था उस पे क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पर दिया है, इफ द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इज गिवन बाई दिस वन, ठीक है, एक्स और वाई में रिलेशन दिया हुआ है। हमेशा समझो कि एक्स जो है वो हम लोग का ओरिजिनल डेटा है और वाई जो है वो चेंजेस डेटा होगा, ठीक है। एक्स और वाई में रिलेशन ऐसे दिया है, एंड रेंज ऑफ एक्स 15, व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ वाई। हम लोग को रेंज ऑफ एक्स दे दिया है, हमें रेंज ऑफ वाई फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो देखो ऐसे होगा, ये प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है 14.2.3, ठीक है। अच्छा इसमें हम कुछ ऐसा है कि 2x प्लस 3y इक्वल 10 होता है, ठीक है। अच्छा अब इसमें बोला है कि रेंज ऑफ x मतलब r ऑफ x या रेंज ऑफ x, जैसा लिखना चाहो लिख सकते हो, r ऑफ x भी लिखा जाता है, ठीक है, तुम लोग को जैसा कंफर्टेबल हो लिख सकते हो। r ऑफ x हम लोग को बताया है यहाँ पर 15 रुपीज 15, ठीक है। और बोला है कि आर ऑफ वाई कितना होगा निकालो, ठीक है। तो मुझे चेंजेस डेटा का आर ऑफ वाई निकालना पड़ेगा। तो अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि हम लोगों का अगर कोई चेंजेस होता है तो प्लस माइनस में इंपैक्टफुल नहीं होता है, लेकिन डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन में इंपैक्टफुल होता है, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे इसमें देखना पड़ेगा कि चेंजेस कैसा है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे x इक्वल मतलब y इक्वल टू x प्लस समथिंग में इसे ट्रांसफर करना पड़ेगा। मुझे ये देखना पड़ेगा कि y को चेंज कैसे किया गया है, तो हम कैसे निकालेंगे, 3y इक्वल टू 10 माइनस 2x, ठीक है, y इक्वल टू 10 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो एक्चुअली ओरिजिनल डेटा क्या रहा होगा, ओरिजिनल डेटा x, उसमें क्या मल्टीप्लाई हुआ है, -2/3, और क्या ऐड हुआ है 10/3। मतलब ये देखो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 10/3 यहाँ पर ऐसे लिख दिया, -2/3 इंटू एक्स, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना। ये देखो ये वाला जो है 10/3 और -2/3 एक्स, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि y चेंज कैसे हुआ है, x में -2/3 गया है, और y जो है मतलब y का चेंज कैसे हुआ है, x में -2/3 जो है मल्टीप्लाई हुआ है, और 10/3 जो है एडिशन हुआ। इसको हम थोड़ा सा और समझा के अगर लिखे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, ऐसे, ठीक है। ऐसा करना जरूरी है, इसको प्लस रखना जरूरी है। देखो हम दिखाते हैं तुम लोग को क्यों जरूरी है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर जब यहाँ बताया था, डिफाइन किया था, तो देखो हमें हमेशा y को कैसे अरेंज करना है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स फॉर्मेट में। देखो दो वेरिएबल्स अगर दिया है जिनका बोला है कि आपस में रिलेटेड है, तो वो कैसे रिलेटेड रहेंगे, ऑलवेज y इक्वल टू a प्लस बी एक्स फॉर्म में, ठीक है। तो जब भी हमें कोई ऐसा इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, हमें उसको कैसे अरेंज करना है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स फॉर्मेट में, ठीक है। तो x जिसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा वही मेरा b होगा, तो इसका मतलब ये मेरा b हो गया। मुझे प्लस बीच में रखना है तो माइनस को अंदर डालना है, ये मेरा a हो गया। हमेशा मुझे y इक्वल टू a प्लस बी एक्स फॉर्मेट में ही रखना है, तो इसीलिए ये a हो गया और ये b हो गया। अब मुझे पूछा है r ऑफ y कितना होगा, तो अभी देखो मैंने लिखवाया भी था इस चीज को, तो लिखवाया था r ऑफ y मॉड ऑफ b इंटू r ऑफ x करके हमें चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा मॉड ऑफ b इंटू आर ऑफ एक्स, ठीक है। आर ऑफ एक्स क्वेश्चन में गिवन है, देखो क्वेश्चन खुद ब खुद दे रखा है ₹15।
और मॉड ऑफ बी, ठीक है, बी कितना है -2/3, और मॉड होने से मैंने अभी भी बोला मॉड में से कोई भी डेटा पास करेगा वो पॉजिटिव रहेगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब मान सकते हो इसके अंदर एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट है कि इसमें से जो भी पास आउट करेगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया मेरा 5 और 2 10 रुपीज 10, तो रेंज ऑफ वाई जो हो गया वो मेरा ₹10 हो गया। ये जो अरेंजमेंट है ये मस्ट है, ये हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। y इक्वल टू a प्लस बी एक्स फॉर्मेट में हमें इसे अरेंज करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि ओरिजिनल डेटा में एक्चुअली क्या क्या चेंजेस हुआ है। नहीं तो तुम लोग अगर बोलोगे y इक्वल टू a प्लस बी एक्स को अरेंज नहीं करोगे, फिर b तो तुम लोग 2 भी बोल सकते हो ना, क्योंकि x के साथ तो 2 लगा हुआ है, बट वैसा नहीं होता है। हमें पता है कि ओरिजिनल डेटा x को डिफाइन करता है, तो दिस इज द ओरिजिनल डेटा। तो फिर चेंजेस डेटा क्या है, x के अलावा जो भी वेरिएबल्स रहेगा यानी कि y, ठीक है। तो y इक्वल टू हम लोग का a प्लस बी एक्स, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ₹10, आर ऑफ y ये हो गया हम लोग का ₹10। तो चेक करते हैं ₹10 यहाँ पर भी है कि नहीं। ₹10, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर निकल गया ₹10। अच्छा अब देखो रेंज पे हम लोग कुछ यहाँ से क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, जो हमें बिना आंसर्स वाले क्वेश्चन गिवन है वहां से, तो तुम लोग बताना क्या आंसर होगा। तो कौन सा क्वेश्चन करे, सेट बी में जाते हैं, ये वाला, ठीक है। जैसे कि सेट बी का क्वेश्चन नंबर 1, बोलो इसका आंसर क्या होगा। इसमें पूछा है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेंज, बोलो इसका आंसर क्या होगा, कौन आंसर देगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, सेट बी का क्वेश्चन नंबर 1, बोलो। बोलो 30। 30, अच्छा 30 आंसर तो भूल गए। ও সরি সরি ম্যাম, এটা কোএফিসিয়েন্ট বার করতে বলেছিল, আমি ভুল করে রেঞ্জ বার করে দিয়েছি ম্যাম। 1 মিনিট ক্যালকুলেট করছি। लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इनटू 100। मैम 20%। ऑप्शन डी होगा, ठीक है। तो लार्जेस्ट इसमें देखो ये सब में सबसे बड़ा डेटा 90 है, सबसे छोटा डेटा 60, ठीक है। तो 90 माइनस 60, 90 प्लस 60 इंटू 100, ठीक है। तो ये हो गया 30 और ये हो गया 150 इंटू 100, 0 0 0 0 कैंसिल आउट हो जाने पे ये कितना हो जा रहा है, 20% हो रहा है, ठीक है। यहाँ परसेंटेज में डिफाइन नहीं किया, कोई बात नहीं, वो जैसे ऑप्शन देगा हम लोग वैसे करेंगे, आंसर डी होगा। और अगर इसका रेंज पूछता तो आंसर क्या होता, अगर इसका रेंज पूछेगा तो आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। ম্যাম তখন 30 হবে। ऑप्शन बोलो एकांत। ऑप्शन ए। इधर भी तो 30 है, ये नहीं होगा इसीलिए पूछ रहा है। क्यों बोलो, अभी जो सिखाया बोलो क्यों नहीं होगा। ম্যাম यूनिट मिसिंग। रेंज में तो यूनिट आएगा, तो फिर ए होगा। गलती से अगर सी पे टिक करके आ जाते हो तो नेगेटिव, ठीक है, मतलब जिनका नेगेटिव है, जिनका नहीं है उनका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी हो ये गलत आंसर है, ये रॉन्ग आंसर है अगर मुझे इसमें रेंज पूछ लेता है तो, ठीक है। तो इसीलिए देखो यहाँ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, तो तुम लोग को ₹30 का ही आंसर लगाना है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 भी बताओ, बोल रहा है इफ आर एक्स एंड आर वाई डिनोट रेंज ऑफ एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, ठीक है। आर एक्स मतलब रेंज ऑफ एक्स, आर वाई मतलब रेंज ऑफ वाई, वेयर एक्स एंड वाई आर रिलेटेड बाई, एक्स और वाई का रिलेशन ऐसा है, व्हाट वुड बी द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। तो अगर एक्स एंड वाई के बीच में ऐसा रिलेशन है, फिर पूछा है कि व्हाट वुड बी द रिलेशन बिटवीन, एक्चुअली ये होना चाहिए था आर ऑफ एक्स एंड आर ऑफ वाई, ठीक है। इसमें थोड़ा सा गलत दे दिया है, मतलब यहाँ लिखने का जो है वो गलत लिखा हुआ है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आर एक्स एंड आर वाई, देखो ना सारे आंसर वैसे दिए हुए हैं, आर एक्स और आर वाई के बीच का रिलेशन क्या होगा, ठीक है। तो हमें एक्स और वाई का रिलेशन दे दिया है, आर एक्स और आर वाई के बीच का रिलेशन पूछा है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, वही प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये
वाला हम लोग का प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमें जो रिलेशन x और y के बीच में दिया हुआ है वो है 3x + 2y + 10 0। ठीक है, अभी सिखाया कैसे फॉर्मेट में लगाना है तुम लोग को इसको, y = a + bx, मतलब तुम लोग लेफ्ट हैंड साइड में y रखोगे, बाकी सारे डेटा को इधर भेज दो, -10 - 3x। ठीक है, फिर y = क्योंकि सिर्फ y रखना है मुझे, इसके साथ कुछ जो कोफिशिएंट है वो नहीं रखना है, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं ना, जैसे 3 ये सब। ठीक है, तो -10 - 3x / 2 हो गया। अच्छा, अब इसको स्प्लिट कर लो, ठीक है, अपने समझने के लिए, -3/2x। ठीक है, लेकिन मुझे कैसे अरेंज करना है, a + bx। ठीक है, तो ये मेरा हो गया -5, ये कैलकुलेट हो जा रहा है तो मैंने कर दिया, नहीं करना चाहते हो 10/2 रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर प्लस ये a हो गया, b यही वाला है, कैसे पता चला, इस पे जिस पे x लगा हुआ है वही मेरा b होगा। ठीक है, तो -3/2 और बाहर मैंने x लिख दिया, तो ये हो गया मेरा a और ये हो गया मेरा bx। ठीक है, अब मुझे पूछा है कि Rx और Ry में रिलेशन क्या होगा, तो मुझे पता है कि Rx का मतलब क्या होता है, सॉरी Ry का मतलब क्या होता है, mod ऑफ b इंटू आर ऑफ x। ये तो याद रखना है, वो प्रॉपर्टी इसीलिए इतना टाइम लेके मैंने समझाया याद रखने में, ताकि आसानी हो। बाकी तो देखो समझ के याद रखना पड़ेगा, याद तो कुछ चीजों को करना ही पड़ेगा, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं लेकिन याद तो अपने हिसाब से रखना है। तो mod ऑफ b कितना आ गया, ये वाला -3/2, ये इतना मेहनत क्यों, ताकि b को आइडेंटिफाई कर पाओ, इंटू आर ऑफ x। अब इस क्वेश्चन में ना हमें Rx Ry कोई भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है, अब चेक करते हैं ये कितना हो जाएगा। अब ये मॉड के बाहर आएगा तो 3/2, अब मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2Ry = 3Rx। ठीक है, अब ऐसा कोई ऑप्शन है, चेक करते हैं, 2Ry, हाँ ये रहा C, 2Ry 3Rx। तो क्या हुआ, इधर उधर दिया हुआ है तो क्या हुआ, तुम लोग इसको चाहो तो ऐसे चेंज कर लो, एक ही बात है। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, वो ऑप्शन जो सी है उसमें जैसे डिस्क्राइब किया हुआ है, हम लोगों ने जैसे आंसर निकाला है, दोनों चीजें एक होता है ये, और इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, इक्वल है ना, तो इधर लिखो, लेफ्ट साइड लिखो या राइट साइड लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का देखो प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, प्रॉपर्टी रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, ये वाला भी प्रॉपर्टी रिलेटेड है, और एक क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था, ये भी प्रॉपर्टी रिलेटेड है। तो प्रॉपर्टी रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं, चलो इसमें से और एक क्वेश्चन कर सकते हैं, सेट बी का ही क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें बोला है कोफिशिएंट ऑफ रेंज बताओ, इस डिस्ट्रीब्यूशन का कोफिशिएंट ऑफ रेंज बताओ, बोलो क्या। अभी सिखाया मैंने। ठीक है, अगर हमारा ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन रहे तो आंसर क्या होगा। पहला बात है कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज का मतलब होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इनटू 100। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या है, ये हम लोगों का जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला दिया हुआ है, तो हमें क्या लेना है, हमें लेना होता है अपर क्लास बाउंड्री, पहले वाले क्लास इंटरवल और लास्ट वाले क्लास इंटरवल का। अब ठीक है, पहले वाले का लेना पड़ता है लोअर क्लास बाउंड्री और इसका लेना पड़ता है अपर क्लास बाउंड्री। ठीक है, इसका अपर क्लास बाउंड्री लेना पड़ेगा। तो इसमें चेंजेस क्या होगा, हर बार डी ना हम लोगों का वन ही आता है। ठीक है, डी 1 ही आता है, तुम लोग चेक करके देख सकते हो। डी कैसे निकालना है, कोई भी क्लास इंटरवल का तुम लोगों को ले लेना है अपर क्लास लिमिट। ठीक है, जैसे कि ये ले लिया, और जस्ट प्रीसीडिंग वाला -19। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, नहीं ये 20 होगा, सॉरी ये वाला देखो, ये लाइन बाय लाइन लिखा हुआ ना, इसको ऐसे लिखो, 10/9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59। हमें क्या लेना है, ये इसका और इसका डेटा लेना है। ठीक है, एक का मुझे लेना है अपर क्लास बाउंड्री। ठीक है, किसका अपर क्लास बाउंड्री लेना है, लास्ट वाले का अपर क्लास बाउंड्री लेना है, और फर्स्ट वाले का लोअर क्लास बाउंड्री लेना है। ठीक है, तो अपर क्लास बाउंड्री कैसे मिलेगा, इसमें। ठीक है, अपर क्लास लिमिट, ये जो है अपर क्लास लिमिट इसमें से मिलेगा, और इसमें लोअर क्लास बाउंड्री कैसे मिलेगा, लोअर क्लास लिमिट से मिलेगा। बोलो कितना होगा,
अपर क्लास बाउंड्री कितना होगा और लोअर क्लास बाउंड्री कितना होगा? बोलो, इस सीरीज का अपर क्लास और लोअर क्लास बाउंड्री कितना होगा? मैम আপারটা হবে 59.5 আর লোয়ারটা হবে 9.5। हाँ, सही है। देखो अपर क्लास बाउंड्री हो जाएगा ऐसे 59 प्लस 1/2 यानी 59.5 और लोअर क्लास बाउंड्री हो जाएगा 10 माइनस हाफ यानी 9.5। ठीक है, अब ये डी का फॉर्मूला अभी अभी सिखाया, देखो यहाँ पर लिख भी दिया मैंने डी। ठीक है, इसको अप्लाई करना था। d/2 डी कैसे निकालते हैं? कोई भी क्लास का, यहाँ पर भी देखो कोई भी क्लास का तुम लोग लोअर क्लास लिमिट ले लो, जैसे कि हम यहाँ पर ले रहे हैं, इसका लोअर क्लास लिमिट 20 माइनस करेंगे प्रीसीडिंग क्लास का अपर क्लास लिमिट 19, 1 आ गया। हमेशा नॉर्मली डी 1 ही आता है, इसीलिए तुम लोग 0.5 एड लेस कर देते हो हमेशा। ठीक है, मैक्सिमम ऐसा होता है, बहुत रेयर केस होता है कि डी का वैल्यू कुछ और आया। ठीक है, तो इसीलिए रूल्स पता होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखो जस्ट 59.5 माइनस 9.5 और 59.5 प्लस 9.5 इंटू 100। ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूले के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। यहाँ पर आ जाता है 50 और ये ऐड करने से कितना आएगा 68 और ये हो गया 169 इंटू 100। देखो कितना आता है 50 डिवाइडेड बाई 69 इंटू 100, ये आ गया 72.46। देखते हैं ऐसा कोई आंसर है कि नहीं। 72.46 हाँ है, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाए। अच्छा, और एक क्वेश्चन है सेट बी का, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी हम लोग कर सकते हैं। इसमें बोला है इफ रेंज ऑफ एक्स इज 2, मतलब आर ऑफ एक्स, रेंज ऑफ एक्स का मतलब हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं अपने जो है लिखने के लिए, व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ -3x प्लस 50। हमें बोला है रेंज निकालो। ठीक है, रेंज निकालो किस चीज का? -3x प्लस 50 का रेंज कितना होगा ये पूछा है। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग ये जो -3x प्लस 50 है ना, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये y है। ठीक है, इसको y में असाइन कर दिया हम लोगों ने, लेट y इक्वल टू दिस वन। ठीक है, क्योंकि ये अकेले ऐसे कैसे दिख रहा है समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोगों ने y इक्वल टू इतना कर दिया। ठीक है, अब हम लोग इसको फिर ऐसे निकाल सकते हैं, अगर मुझे रेंज ऑफ y निकालना है। ठीक है, बेसिकली मुझे इतना दिन निकालना था इसका रेंज, इसको मैंने y मान लिया, तो मुझे रेंज ऑफ y निकालना पड़ेगा। अब हमें पता है कि रेंज ऑफ y क्या होता है, मॉड ऑफ b इंटू रेंज ऑफ x होता है। ठीक है, तो अब मुझे रेंज ऑफ x तो पता ही है, क्वेश्चन दे दिया है, मुझे मॉड भी निकालना पड़ेगा। मॉड भी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स फॉर्मेट में से b चाहिए। तो ये हो गया y इक्वल टू a प्लस बी एक्स फॉर्मेट, इसमें ज्यादा मुझे इधर उधर नहीं करना पड़ेगा, इसको हम आगे लेके आ जाते हैं। ये a हो गया और ये हो गया bx। ठीक है, bx। ठीक है, ऐसे मैंने अरेंज किया ताकि समझने में आसानी हो। बाकी तुम लोग अगर डायरेक्टली यहाँ से आइडेंटिफाई कर लेते हो कि -3 होगा तो भी चलेगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो तो प्रैक्टिस से होगा ना। तो a प्लस बी एक्स, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, b हो गया। ठीक है, तो b का वैल्यू -3, और अभी मैंने सिखाया तुम लोगों को इतना बार कि मॉड में से कुछ भी पास होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। अब मुझे लगता है कंफ्यूज करने के लिए -6 भी आंसर दे सकता है। देखो यहाँ पर हाँ दिया है, ये देखो, जो मॉड का यूज नहीं करेगा वो -6 आंसर करेगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसमें कभी भी मॉड बिना नहीं होगा, उसीलिए तो इतना सारा डिटेल्स हम लोगों ने पढ़ा, मॉड क्यों आएगा। ठीक है, ये देखो इस वजह से। ठीक है, अच्छा अब हम लोग इसका मेरिट्स और डिमेरिट्स पढ़ेंगे, रेंज का। ठीक है, रेंज का मेरिट्स और डिमेरिट्स। मेरिट्स क्या है? मेरिट्स ये है कि वेरी इजी टू कंप्यूट, ये कैलकुलेट करना काफी आसान है। और डिमेरिट्स क्या है? डिमेरिट्स जो है वो है नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, ये सारे ऑब्जर्वेशंस को लेके काम नहीं करता है। ठीक है, चलो इसका हम प्रूफ करके दिखाते हैं। ये चीज को सिर्फ लिखने से तो काफी नहीं है, देखो प्रूफ करके दिखाते हैं। जैसे मैंने एक्स में डेटा लिया, मान लो 4, 6, 8,
10 और 12, ठीक है। और y में लिया मैंने 4 8 8 8 और 12। ये एग्जाम्पल मैंने थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में भी लिया हुआ है, तो फिर से वही वाला लिया इस चीज को समझाने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अगर मुझे रेंज निकालने बोले, रेंज ऑफ x कितना आएगा, 12 माइनस, ठीक है, 8 हो जाए। यहाँ पर रेंज ऑफ y निकालने बोले तो मेरा कितना आएगा, 12 माइनस 4, फिर से कितना आ गया, 8 आ गया। लेकिन दो सीरीज अलग अलग है, देखो दोनों अलग अलग है, एक है 4 6 8 10 12, दूसरा है 4 8 8 8 12, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोगों को यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में ही यही वाला चीज, यही एग्जाम्पल लिया था, सेम टू सेम, ठीक है। ये देखो, और थोड़ा सा अलग लिया होगा, 6 8, चलो कोई बात नहीं, 6 8 10 12 इस तरीके से लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसमें देखो थोड़ा सा चेंज हो गया, कोई बात नहीं, चलो 4 6 इस तरीके से दिया हुआ है। तो रेंज देखो दोनों में आंसर सेम आ रहा है, तो क्या दोनों सीरीज सेम है, नहीं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सारे डेटा को लेके नहीं चल रहा है, ये सिर्फ स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को लेके ही तो चलता है, बाकी बीच में कोई भी रहे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता इस रेंज कैलकुलेशन को। इसीलिए बोला है कि नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, ये सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं होता है, ये इसका डिमेरिट्स है। तो दो सीरीज अलग होने के बावजूद भी इनका आंसर जो है वो सेम आ गया, ठीक है। और ये दोनों सीरीज अलग क्यों है, क्योंकि देखो ये 4 से 12 तक है, ये भी 4 से 12 तक है। अब इसमें कौन स्कैटर्ड है कैसे पता करोगे, देखो जैसे ये जो है ना ये कम स्कैटर्ड है, क्यों, देखो ये बताते हैं। देखो ये कम स्कैटर्ड है क्योंकि इसमें देखो 4 के बाद कितना है, 8 8 12, मतलब इसमें अगर डिफरेंसेस देखोगे तो 4 से 8 का ही है, फिर 4 से 12 का है, लेकिन यहाँ पर 4 से 6 फिर 4 से 8, मतलब 4 6 8 10 12, यहाँ पर डेटा जो है ये ज्यादा जो है, देखो जैसे 4 एक डेटा 6 एक डेटा, लेकिन यहाँ पर एक 1 2 3 ही डेटा है, देखो 4 एक और ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो इसमें फैलाव कम होगा, ये लेस स्कैटर्ड है, यानी कि ये मोर क्लस्टर्ड है, ठीक है। और ये देखो ये मोर स्कैटर्ड है, तो ये हो जाएगा लेस क्लस्टर्ड, ये लेस क्लस्टर्ड है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसीलिए रेंज देखो, रेंज का ये डिमेरिट्स क्या है, रेंज इज फेल्ड एज कांट कंसिडर ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। सारे ऑब्जर्वेशंस को ये कंसीडर नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इसमें 4 8 8 12 है, ये एक अलग तरीके का सीरीज है, 4 6 8 10 12 है, ये एक अलग तरीके का सीरीज है, ठीक है। तो ये देखो ज्यादा क्लस्टर नहीं है, ये 4 से 6 है, फिर 6 से 8 है, 8 से 10 10 से 12 इस तरीके का गैप क्रिएट कर रहा है, जबकि ये 4 से 8 देन 8 से 12, तो ये कम स्कैटर्ड है, ये ज्यादा क्लस्टर्ड है। तो बोल रहा है कि रेंज इस चीज को जो है अगर ऐसा मतलब स्कैटर्डनेस को फुल्ली आइडेंटिफाई करने में ये जो है प्रॉपरली यूजफुल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सारे ऑब्जर्वेशन को कंसीडर नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये जो डिमेरिट्स है, अब डिमेरिट्स होने पे ही मतलब कुछ प्रॉब्लम होने पे ही तो इन्वेंशन होता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर तुम लोग देखोगे मैंने यहाँ पर जो लाइन बाय लाइन लिखवाया है ना, देखो रेंज के बाद हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ है क्वार्टाइल डेविएशन, वैसे हम लोग इसके बाद पढ़ना चाहिए हमें मीन डेविएशन। रेंज का डिमेरिट्स को एलिमिनेट करने के लिए मीन डेविएशन को लाया गया, ठीक है। यानी मीन डेविएशन क्या होगा, सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होगा, क्योंकि रेंज का तो यही डिमेरिट्स था, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, मीन डेविएशन हमें नेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जो कि इस क्लास में तो हम लोग नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, ठीक है। तो मीन डेविएशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने सिर्फ रेंज ही पढ़ा, तो तुम लोग इसको अच्छे से रेडी कर लो, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ एक ही चीज पढ़ा आज, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मीन डेविएशन पढ़ेंगे और होगा तो क्वार्टाइल डेविएशन वगैरह भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आज हम लोग इतना ही करें। मैम एक बार लास्ट स्लाइड पे देखा था। हाँ, देखो।